हेलो एवरीवन गाइस, एमबीए एंट्रेंस कैट 2023 के फाउंडेशन बैच के सेकंड लेक्चर में आपका जोरदार स्वागत है। हाउ इज द जोश गाइस? कम ऑन, जोर से बोलो। हाय सर। अरे इतना ठंडा रिस्पॉन्स। कम ऑन गाइस, जोर से, जहां पर भी हो जोर से चिल्लाओ। हाउ इज द जोश? हाय सर। क्या बात है, एक नंबर यार। बस इसी तरह जोश जुनून से बैठे रहो। फर्स्ट लेक्चर आपने देखा है एंड मुझे पता है, जैसे मैंने आपको सजेस्ट किया था, आपने उसको बराबर से देखा होगा। सेशन नोट्स को बिना देखे एक बार वापस ट्राई किया होगा। फिर डीपीपी सॉल्व की होगी। डीपीपी में कोई क्वेश्चन अटके होंगे तो सॉल्यूशन आपके सामने देख लेना दोस्तों। कैट का प्रिपरेशन सादी बात नहीं है यार, यहाँ पे आपको पेशेंस का बहुत खेल है। अगर एक आध क्वेश्चन नहीं बन रहा है, सॉल्यूशन देखो, बार बार देखो। देखो धीरे धीरे आपका थॉट प्रोसेस डेवलप होगा। 360 डिग्री सोचने की जो आदत है ना, अप्रोच है, वो आप में डेवलप होगा। लेकिन पेशेंस का खेल है ना। थोड़ा बहुत एक आध क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तुरंत डिमोरलाइज नहीं हो जाना है। जैसे आप देखोगे, अगर आप कंसिस्टेंटली लेक्चर अटेंड करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, तो डेफिनेटली आपकी थॉट प्रोसेस डेवलप होगी। क्वेश्चन का इंटरप्रिटेशन, गूगली, सब आपको समझ में आएगा और आप खुद अपने आप में इंप्रूवमेंट देखोगे गाइस। तो यस, पेशेंस रखना है, ये पूरा पेशेंस का खेल है अगर आपको कैट फोड़ना है तो। ठीक है। सो यस गाइज, मेरा नाम विनीत कांकरिया एंड आई एम योर कॉन टीचर एट दिस वंडरफुल चैनल एमबीए वाला बाय पीडब्ल्यू। और आज जो टॉपिक हम लेकर आए हैं उसका नाम है पार्टनरशिप एंड वेरिएशन। गाइज ये नाम के लिए आपको अलग टॉपिक दिख रहा होगा, लेकिन उसमें पूरी तरह वही सारे कंसेप्ट यूज होंगे जो कल हमने यानी कि पिछले सेशन में देखे थे, रेशियो प्रपोर्शन के। तो यस दोस्तों, रेशियो प्रपोर्शन मैंने कल भी कहा था, खुद भी एक टॉपिक है और बाकी भी काफी जगह आपको काम आते रहेगा। तो यस, सबसे पहले हम शुरुआत कर देते हैं अपने इस पार्टनरशिप टॉपिक की। तो आज पहले तो देख लो आप क्या क्या देखोगे पार्टनरशिप के। आप सारे रूल देखोगे। पता है पार्टनरशिप में एक स्पेसिफिक वैरायटी के क्वेश्चन आप पूछे जाते हैं कि भाई इतने पार्टनर थे, इतना इन्वेस्ट किया, इतने पीरियड के लिए रखा, तो बताओ उनमें जो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा किस रेशो में होगा, या इतना प्रॉफिट हुआ है तो ए को कितना मिलेगा, लाइक दैट। तो क्या रूल है जिसके बेसिस पे आप प्रॉफिट का बंटवारा करोगे, वो आप सीखोगे इसमें। फिर आप वेरिएशन देखोगे, उसके टाइप्स देखोगे, कैसे अप्लाई करते हैं ये प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन पे, वो जानोगे। और फिर गाइस हम फिर से पिछले सेशन की तरह जो एक्चुअल कैट और ओमेट की वैरायटी, इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस, उसको हम देखेंगे। ठीक है। सो बने रहो, बेसिक से जाएंगे हम। कम ऑन गाइस, बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट। तो पार्टनरशिप शुरुआत करते, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे एक स्पेसिफिक वैरायटी के क्वेश्चन आते हैं। फॉर एग्जांपल, ए नाम का इंसान है, उसने 20,000 इन्वेस्ट किए और बी भी उसी के साथ जुड़ा है। देखो उसी के साथ जुड़ा है पार्टनरशिप में, यानी ए एंड बी बोथ आर द फाउंडर मेंबर ऑफ द बिजनेस। ऐसा नहीं कि ए ने बिजनेस स्टार्ट किया और उसके 2 महीने बाद बी ज्वाइन किया, 2 साल बाद बी ज्वाइन किया ना। बोथ आर द फाउंडर मेंबर। एक ने 20,000 इन्वेस्ट किए, एक ने 30,000 इन्वेस्ट किए। एट द एंड ऑफ सर्टन पीरियड मान लो उनको 45,000 का प्रॉफिट हुआ। टोटल प्रॉफिट कितना हुआ? 45,000 का। तो क्वेश्चन सिंपल पूछ रहा है, बताओ बी को कितना मिलेगा। अब यार, अब सिंपल सी बात है, दोनों ने साथ में बिजनेस को स्टार्ट किया, रात दिन साथ में काम किया है। प्रॉफिट का बंटवारा आप करना है तो क्या आधा आधा बांट देंगे? नहीं, नहीं गाइस। क्यों? क्योंकि ए ने इन्वेस्ट किया 20,000, बी ने 30,000। यार ये तो लग अच्छा, उनका प्रॉफिट हो गया। लॉस होता तो सबसे बड़ा, अगर मान लो कंपनी डूब जाती तो सबसे बड़ा नुकसान किसका होता? बी का, क्योंकि उसने ज्यादा रिस्क लिया है, ज्यादा इन्वेस्ट किया है। तो यार जब प्रॉफिट हो रहा है तो ज्यादा प्रॉफिट भी उसको मिलना चाहिए ना। तो यस, अब यहाँ पे तो पीरियड ऑफ वर्किंग कुछ अलग अलग नहीं, क्योंकि दोनों ने साथ में शुरू किया है, रात दिन साथ में काम किया है। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो प्रॉफिट आप बांटोगे ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट का रेशियो, दैट्स इट। सिर्फ इन्वेस्टमेंट का रेशियो। जैसे ए 20,000, अब आपको रेशियो निकालना आता है, तो 20,000 और 30,000 का रेशियो क्या बन जाएगा गाइस? 4 4 0 कट 2:3 बन जाएगा और इस रेशियो में बांट दो। तो अगर आपको बी का पूछा है तो रेशियो कैसे अप्लाई करते, कल आपने सीखा है, पिछले सेशन में सीखा है। मैंने कहा है कि ये रेशियो प्रपोर्शन ही भर भर के यूज होगा। तो बी का प्रॉफिट क्या हो जाएगा? 3/5 इंटू 45,000। पता है ना आपको, बी का निकालना है, इसलिए 3, टोटल ऑफ द रेशियो 5। तो हो गया ये 9 इंटू 3 27,000, और बचा हुआ 18,000 किसका हुआ? ए का। तो ये होता है पहला रूल। पहला रूल एकदम बेसिक, जहां पीरियड ऑफ वर्किंग क्या है? सेम है। पीरियड ऑफ वर्किंग यानी पार्टनर्स का काम करने का पीरियड, या फिर जितने पीरियड के लिए उन्होंने बिजनेस में अपना पैसा डाला है वो पीरियड। तो दोनों ने 20,000 30,000 जो डाला है वो एंटायर पीरियड के लिए है और दोनों का सेम है। अगर मान लो ये प्रॉफिट उनको 3 साल के बाद हुआ है तो दोनों का पीरियड 3 साल का है। 5 साल के बाद हुआ है तो दोनों का पीरियड 5 साल का है। इसलिए पीरियड को यहाँ कंसिडर करना ये इररिलीवेंट है। लेकिन गाइज, अगर मैं एक अगला एग्जांपल लूं कि ए ने इन्वेस्ट किया 20,000, ठीक है, और बी एक्चुअल में ए इज द ओनली फाउंडर। ए अकेला फाउंडर है बिजनेस का। बी उसके 4 महीने के बाद ज्वाइन करता है।
आफ्टर 4 मंथ्स। ए ने बिजनेस स्टार्ट किया, अच्छा कर रहा है, बी को लगा यार मैं नया कुछ शुरू करूंगा उससे तो ए के साथ जुड़ जाता हूँ ना, बचपन का दोस्त है, लंगोटिया यार है। तो बी गया उसके पास 30,000 का चेक लेकर, बोले मैं भी तेरे साथ आता हूँ। ठीक है, इन्हें कहा जा, तो ए का इन्वेस्टमेंट बी का इन्वेस्टमेंट दे दिया, लेकिन आपको अब ये समझ गया है कि दोनों का पीरियड ऑफ वर्किंग सेम नहीं है। तो मान लो पूरे 1 साल के बाद, यानी क्वेश्चन ने यहाँ पे पीरियड कितना दिया है, 1 ईयर, इनको कुछ तो प्रॉफिट होता है, सर्टन प्रॉफिट होता है इनको। तो क्वेश्चन बोल रहा है किस रेशो में प्रॉफिट बटना चाहिए। तो गाइज अब अगर आप बोलोगे कि सर सेम दोनों का इन्वेस्टमेंट हमारे पास है 2:3 में बांट दो, तो ये गलत होगा, क्योंकि यार फिर ये तो कहीं ना कहीं, जैसे पिछले एग्जांपल में आपने देखा बी ने ज़्यादा रिस्क लिया था, तो आपने पीरियड ऑफ वर्किंग दोनों का सेम था, लेकिन आपने इसके रिस्क को रिस्पेक्ट दी और बराबर बी को ज़्यादा प्रॉफिट दिया। अब यार इस क्वेश्चन में मतलब ए बिजनेस को 4 चांद पे पहुंचा देगा, एंड पे बी आएगा सिर्फ ज़्यादा बड़ा चेक लेकर और ज़्यादा प्रॉफिट क्या वो ले लेगा, नहीं। तो गाइज यहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट को रिस्पेक्ट तो देंगे, है ना, डेफिनेटली अगर ये 30,000 लेकर आया उसको हम रिस्पेक्ट देंगे, लेकिन साथ में हम पीरियड ऑफ वर्किंग को भी रिस्पेक्ट देंगे। तो ए इज द फाउंडर, टोटल ये जो प्रॉफिट हुआ है वो कितने पीरियड के बाद हुआ है, 1 साल। तो यार टोटल पीरियड हम क्या मानेंगे, जितना भी टोटल पीरियड दिया है वो वर्किंग हुआ ए का, क्योंकि ए स्टार्ट से था। लेकिन गाइज देखो यहाँ पे कुछ चीजें मंथ में है, कुछ ईयर में है, तो सबसे पहले ईयर को मैं मंथ में कर लेता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर डिक्टो सेम। तो ए का पीरियड ऑफ वर्किंग, ए ने 20,000 इन्वेस्ट किए कितने पीरियड के लिए, पूरा 1 साल यानी 12 मंथ। लेकिन बी ने जो इन्वेस्ट किए वो कितने पीरियड के लिए किए, 8 मंथ के लिए। गाइस वो कब ज्वाइन हो रहा है हमें इससे मतलब नहीं, हमें मतलब है ज्वाइन होने के बाद उसका पैसा कितनी देर तक पड़ा रहा बिजनेस में, कितने देर तक हमने उसके पैसे को यूटिलाइज किया बिजनेस में। तो यार 12 मंथ का अगर टोटल 12 मंथ का पीरियड है, उसमें से 4 महीना तो उसने ऐश मौज आराम किया है, उसके बाद ज्वाइन हुआ, यानी काम कितना किया, 8 मंथ। पैसा बिजनेस में कितने देर के लिए रखा, 8 मंथ। तो ये हुआ इसका पीरियड ऑफ वर्किंग। सो ये ए का इन्वेस्टमेंट, ए का पीरियड ऑफ वर्किंग, बी का इन्वेस्टमेंट, बी का पीरियड ऑफ वर्किंग। तो यहां ना सिर्फ इसके बेसिस पे पैसा बटेगा, ना सिर्फ इसके बेसिस पे प्रॉफिट बटेगा, यहां प्रॉफिट बटेगा दोनों के प्रोडक्ट के रेशो के बेसिस पे। इन्वेस्टमेंट एंड पीरियड ऑफ वर्किंग का प्रोडक्ट लो, रेशो बना लो। तो जैसे ए का इन्वेस्टमेंट कितना, 20,000 इंटू 12 मंथ इज टू बी का कितना, 30,000 इज टू 8 मंथ, इंटू 8 मंथ। मतलब क्या किया, इन्वेस्टमेंट इंटू पीरियड ऑफ वर्किंग, इन्वेस्टमेंट इंटू पीरियड ऑफ वर्किंग। तो यही दो सिंपल से रूल है दोस्तों। अगर पीरियड ऑफ वर्किंग सेम है तो इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे बांट दो, लेकिन अगर पीरियड ऑफ वर्किंग भी अलग अलग है तो फिर इन्वेस्टमेंट और पीरियड ऑफ वर्किंग के प्रोडक्ट के बेसिस पे बांट दो, खत्म। सो गाइज ये 4 0 कटे, ये कितना हुआ, 12 2 24, 8 3 24, यानी 1:1 के बेसिस पे बांट दो। मतलब मान लो इनको अगर प्रॉफिट हुआ होगा 1,60,000, 1,60,000, तो 1:1 यानी आधा आधा, 80,000 80,000 ऐश करो। मतलब ए भी खुश कि यार चलो मैंने कम इन्वेस्ट किया लेकिन ज्यादा काम किया तो मेरे को भी बी के बराबर मिला, बी भी खुश कि भाई मैंने काम कम किया लेकिन ज्यादा इन्वेस्ट किया तो मेरे को भी ए के बराबर मिला, इंसाफ। ठीक है, तो यस गाइज शुरू करते हैं। तो ये हुए कुछ बेसिस, अब हम देखते हैं एक्चुअल इन रूल्स का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इन सच क्वेश्चंस। कम ऑन गाइस, पी एंड क्यू स्टार्टेड अ बिजनेस इन्वेस्टिंग ₹85,000, 1,15,000। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पी एंड क्यू स्टार्टेड यानी बोथ आर द फाउंडर मेंबर, दोनों ने साथ में मिलकर स्टार्ट किया है। पी ने इन्वेस्ट किया 85,000, क्यू ने इन्वेस्ट किया 1,15,000। क्वेश्चन बोल रहा है इन व्हाट रेशियो प्रॉफिट अर्न आफ्टर 2 ईयर बी डिवाइडेड बिटवीन पी एंड क्यू। बस रेशियो पूछा है, वो भी 2 साल के बाद जो भी प्रॉफिट होगा किस रेशियो में बटेगा, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो गाइज मुझे बताओ, अब 2 साल यहाँ पे क्या हुआ, इररिलेवेंट फैक्टर। अगर आप इसको कंसिडर भी करोगे तो इसने भी 2 साल काम किया, इसने भी 2 साल काम किया, 2-2 कटा। तो जब बोथ आर फाउंडर मेंबर रात दिन आखिरी तक साथ में सेम काम किया है तो पीरियड को हम इग्नोर कर सकते हैं, सिर्फ किसके बेसिस पे बांटेंगे, इन्वेस्टमेंट। तो पी का 85,000, क्यू का 1,15,000, 3 0 कटे, 5 से डिवाइड किया, 17:23। दिस इज द आंसर गाइज। 5 से डिवाइड करने के बाद आंसर क्या आया, ऑप्शन डी। कम ऑन गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन। रीना एंड शालू आर द पार्टनर इन बिजनेस। रीना ने कितना इन्वेस्ट किया है, 35,000 फॉर 8 मंथ। क्या बात है, क्वेश्चन ने पीरियड तक साथ में दे दिया है। एंड शालू इन्वेस्ट 42,000 फॉर 10 मंथ्स। तो क्वेश्चन बोल रहा है आउट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ 31,570 टोटल प्रॉफिट ये हुआ है, रीना का शेयर पूछा है। गाइस आप देख रहे हो
इन्वेस्टमेंट भी अलग है, पीरियड भी अलग है, कैसे बांटेंगे? दोनों के प्रोडक्ट के रेशो के बेसिस पे। तो ले लो रीना इज टू शालू, है ना? जो भी रेशो आएगा ये इस पर अप्लाई कर देना। रीना का पूछा तो रीना का हम निकाल सकते हैं। तो कम ऑन गाइस, पहले तो ये 3 3 0 मनी मन कैंसिल करो, बचा क्या 35 पीरियड इंटू 8 एंड 42 इंटू 10। अगेन सिंप्लीफाई करो, 7 7 से दोनों जगह डिवाइड हो रहा है, 7 5 जार 7 6 जार, 8 इंटू 5 40, 6 इंटू 10 60, अगेन 20 20 से डिवाइड कर लो, 2:3 खत्म। मतलब अगर 5 रुपया प्रॉफिट होता है तो 2 रुपया रीना रखेगी, 3 रुपया शालू रखेगी बस। लेकिन आपको ओरिजिनल प्रॉफिट दे रखा है 31,570, तो रीना का कितना हुआ 2/5 इंटू 31,570। डिवाइड कर लो यार, 5 6 जार 3 जार 1 जार 4 जार, 6314 इंटू 2 8 2 6 12, 12,628, 12,628 इज द आंसर गाइस। ठीक है, तो ये रहा आपका आंसर। कम ऑन यार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़ते अगली क्वेश्चन की ओर। एबीसी स्टार्टेड अ बिजनेस इन अ पार्टनरशिप, ए इन्वेस्ट अ सम ऑफ मनी एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। तो देखो ए ने तो शुरुआत में ही कर दिया था इन्वेस्टमेंट। ए इन्वेस्ट अ सम ऑफ मनी, कितना नहीं बोला लेकिन स्टार्ट में कर दिया था एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। बी इन्वेस्ट डबल द अमाउंट, तो गाइस जितना ए ने किया उससे डबल बी कर रहा है। तो अब ए का मुझे कुछ तो मानना जरूरी है, ए का कुछ तो इन्वेस्टमेंट मानना जरूरी। मैंने मान लिया एक्स रुपीज, तो बी का कितना हुआ 2x, क्योंकि क्वेश्चन क्लियर बोल रहा है बी इन्वेस्ट डबल द अमाउंट, लेकिन कब? आफ्टर 6 मंथ। ए ने इन्वेस्ट करने के 6 महीने के बाद बी ने किया है। कम ऑन गाइस, अच्छी से पढ़ो। सी इन्वेस्ट थ्राइस द अमाउंट, अगेन ए जितना इन्वेस्ट कर रहा है उससे डबल बी कर रहा है और उससे थ्राइस यानी 3 टाइम्स सी कर रहा है। तो ये कितना हुआ 3x, लेकिन कब? सी इन्वेस्ट थ्राइस द अमाउंट आफ्टर 8 मंथ एट द एंड ऑफ द ईयर। तो गाइस आफ्टर 8 मंथ बोला है, तो ए ने बिजनेस स्टार्ट किया। पूरा क्वेश्चन आपके सामने है, सही समझो इसको। ए कितना तो भी इन्वेस्ट कर रहा है, मैंने मान लिया एक्स। क्यों एक्स माना? क्योंकि आगे सब उसके बेसिस पर डिपेंडेबिलिटी है। तो क्वेश्चन बोल रहा है जितना ए ने इन्वेस्ट किया उससे डबल बी कर रहा है और उससे थ्राइस सी कर रहा है। तो मैंने एक्स मान लिया, ये 2x हुआ 3x हुआ। लेकिन ए तो शुरुआत में ही कर रहा है, उसके 6 महीने के बाद बी कर रहा है, और सी कब कर रहा है? आफ्टर 8 मंथ, यानी इसके 8 महीने के बाद। ए के कंपैरिजन में आफ्टर 8 मंथ। ठीक है गाइस, तो मुझे बताओ, क्वेश्चन बोल रहा है एट द एंड ऑफ ईयर, यानी पीरियड कितना दिया है। यहां पे देखो ऐसे क्वेश्चन में जहां पीरियड अलग अलग होता है ना सबका, जैसे कि आपने पिछले एग्जाम्पल में देखा गाइस, पिछले एग्जाम्पल में आपने देखा कि यहाँ पे 2 ईयर को हमने सिंपली इग्नोर किया था क्योंकि दोनों का पीरियड ऑफ वर्किंग सेम था। लेकिन अब जो क्वेश्चन हम देख रहे हैं, इसमें क्वेश्चन ने जो भी पीरियड दिया है एट द एंड ऑफ ईयर, यानी टोटल पीरियड, उनको जो भी प्रॉफिट हुआ है कब हुआ है? 1 साल के बाद। तो यहाँ टोटल पीरियड मैटर्स अ लॉट, क्योंकि यह सबका पीरियड ऑफ वर्किंग अलग है। तो टोटल पीरियड उन्होंने दिया है 1 साल। दे अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 12,000, प्रॉफिट तक दे रखा है। कितना प्रॉफिट हो रहा है? 12,000। तो क्वेश्चन आपको बोल रहा है देन व्हाट इज बीज शेयर इन द प्रॉफिट। बी का शेयर क्या? तो गाइस सबसे पहले ए कितने पीरियड के लिए इन्वेस्ट करेगा? पूरे के पूरे 12 मंथ। मानते होगी नहीं? जितना भी उसका पैसा है, मैंने मान लिया एक्स रुपीज, कितने? 12 मंथ, क्योंकि वो स्टार्ट से इन्वेस्ट कर रहा है। लेकिन बी उसके 6 महीने बाद कर रहा है। अगेन वो कब ज्वाइन कर रहा है हमें ये मतलब नहीं, हमें देखना है टोटल पीरियड 12 मंथ था, उसमें से 6 मंथ उसने आराम किया, यानी काम कितना किया होगा? 6 मंथ। काम कितना किया वो हमें देखना है, पीरियड ऑफ वर्किंग, पीरियड ऑफ ज्वाइनिंग नहीं। ज्वाइन कब कर रहा है? मारो गोली। ज्वाइन करने के बाद पूरे पीरियड तक काम कितना किया? 6 महीने के बाद ज्वाइन कर रहा है, 12 महीने तक काम करना है, तो कितना गैप हुआ गया? 6 मंथ काम किया ना। तो 2x यानी डबल के साथ इन्वेस्ट किया, लेकिन काम किया 6 मंथ। और भाई सी तो उससे भी बड़ा आलसी, सी ज्वाइन कब कर रहा है? आफ्टर 8 मंथ। तो टोटल 12 मंथ के पीरियड में 8 महीना तो उसने आराम किया, 8 महीने के बाद ज्वाइन किया, तो काम कितना किया होगा? 4 मंथ। तो खत्म गाइज। ए बी सी का इन्वेस्टमेंट भले ही एक्स के फॉर्म में, लेकिन पता है आपको एक्स उसका डबल उसका थ्राइस। और पीरियड ऑफ वर्किंग भी टोटल पीरियड दिया है 12,000 का प्रॉफिट एट द एंड ऑफ ईयर हुआ है, तो टोटल पीरियड हुआ 12 मंथ। इसने पूरा 12 महीना, ये 6 महीना आराम किया, यानी 6 महीना काम, ये 8 महीना आराम किया, सी 4 महीना काम। बांट दो। तो गाइस अब ए बी सी, ए कितना होगा? 12 मंथ इंटू एक्स 12x, बी 6 इंटू 2 यानी 12x, एंड सी
4 इंटू 3x 12x, खत्म गाइस। 12x 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 कटा 1:1:1, यानी टोटल प्रॉफिट जो भी हुआ है इक्वल बांट दो 3 हिस्से में। तो क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज बीस प्रॉफिट। बी पूछो, ए पूछो, सी पूछो, 12,000 का 3 टुकड़ा कर दो इक्वल, जो क्या होता है 4,000 4,000 4,000 ईच। तो बी को भी कितना मिलेगा 4,000। समझ में आ रहा है गाइस, एकदम धासु। चलो, नाउ ABC started a business in partnership by investing rupees 6,000, rupees 4,000, rupees 10,000 respectively। तीनों का इन्वेस्टमेंट दे दिया है। इस बार ए का इन्वेस्टमेंट दिया है 6,000, बी का 4,000, सी का 10,000 रिस्पेक्टिवली। हाउएवर बी क्विट्स आफ्टर 6 मंथ, 6 महीनों के बाद बी ने क्विट किया। ठीक है, तो बी ने मतलब काम कितना किया, सिर्फ 6 मंथ, ये तो हमें डायरेक्ट पता चल गया। तीनों ने साथ में बिजनेस स्टार्ट किया इस बार, लेकिन हो सकता ना बीच में से छोड़ दिया। पिछले एग्जांपल में आपने देखा था कि कोई बीच में से ज्वाइन कर रहा है, इस बार आप देख रहे हो स्टार्ट तो भाई तीनों ने साथ में की, लेकिन बी छोड़ रहा है, वो भी कब, आफ्टर 6 मंथ। यानी बी ने 6 महीना पूरा काम किया, पैसा 6 महीने तक उसका यूटिलाइज हमने बिजनेस में किया। तो 4,000 फॉर 6 मंथ। इफ एट द एंड ऑफ 1 ईयर, फिर से पीरियड कितना दिया है, 1 साल, 1 साल को हम फिर से क्या बोल सकते हैं 12 मंथ्स। 12 month is the total period. B received a share of rupees 2,500, B का शेयर दे दिया है। So what is the total profit made? गाइस पूरे क्वेश्चन ने कहा है कि तीनों ने साथ में शुरू किया और बीच में से छोड़ने की बात सिर्फ बी के बारे में हो रही है, यानी ए और सी आखिरी तक साथ में थे। तो ए ने कितना काम किया 12 मंथ, बी ने काम कितना, सी ने काम कितना किया 12 मंथ। ए और सी लास्ट तक साथ में थे, बी धोखेबाज निकल गया 6 महीने के बाद, लेकिन ए और सी पूरा पीरियड, और पूरा पीरियड कितना दिया 1 साल, यानी 12 महीने 12 महीने। तब हो गया मंथ में। किसी का ईयर में ले रहे हो, किसी का मंथ में ले रहे हो, ऐसा मत करो। अगर एक का मंथ में लिया तो सबका मंथ में, अगर एक का ईयर में ले रहे हो, अगर आप 1 ईयर तो यहाँ 0.5 ईयर बोलो, 6 मंथ यानी 0.5 ईयर, फिर भी आंसर सेम आएगा। लेकिन एक का मंथ में, एक का ईयर में, ऐसा मत लेना। ठीक है, तो कम ऑन गाइस, तीनों का इन्वेस्टमेंट पता है, तीनों का पीरियड ऑफ वर्किंग पता है। क्वेश्चन ने बोल दिया बी का प्रॉफिट 2,500 है, टोटल प्रॉफिट पूछा है ना। पिछले एग्जांपल में टोटल का देकर बी पूछा था, इस बार बी का देकर टोटल पूछा है, कोई गल नहीं हुए, देख लो सिंपल। पहले तो रेशियो निकाल लो। सबसे पहले तो गाइस ये 3-0 3-0 3-0 शहीद कर दो आपस में। 6 इंटू 12 72, 4 इंटू 6 24, पीरियड इंटू इन्वेस्टमेंट 120, 10 इंटू 12। यार तीनों अगर 24 का टेबल बाय हार्ट है तो ये 24 से डिवाइड हो रहा है, 24 3 जार 1 जार 5 जार। तो गाइस ये रेशो हमें क्या बताता है, 3 + 1 + 5, 9 रुपीज के प्रॉफिट में ए लेता है 3, बी लेता है 1, सी लेता है 5। बट क्वेश्चन ने हमें हिंट किसकी दी है, बी की। तो गाइज ये सीन क्या बता रहा है कि अगर 9 रुपए का प्रॉफिट है तो बी 1 रुपया लेता है। या आप ऐसा बोलो कि जब बी 1 रुपया लेता है तो टोटल प्रॉफिट कितना होता है 9, क्योंकि क्वेश्चन ने टोटल पूछा है। तो ये लास्ट में यूनिटरी मेथड में किस पे अप्लाई कर रहा हूँ, टोटल पे। मैंने कहा ना यूनिटरी मेथड, ये इतना तो वो कितना, एकदम जान है कॉन्ट्स की। तो हमारे रेशो के हिसाब से जब बी को 1 रुपया प्रॉफिट होता है तो टोटल प्रॉफिट कितना होता है 9। तो असल में, एक्चुअल में बी को 2,500 अगर प्रॉफिट मिला है तो टोटल कितना, बी के 1 रुपए पे 9 रुपए का प्रॉफिट, तो बी के 2,500 पे कितना टोटल प्रॉफिट, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन प्रोपोर्शन। तो 1 इंटू एक्स, एक्स एंड 25 9 जार 225 और 2 जीरो एक्स्ट्रा, तो 22,500 इज द आंसर गाइस। आंसर क्या बना 22,500, एकदम हलवा क्वेश्चन। समझ रहा है ना, एकदम आसान, हैंडराइटिंग वगैरह एकदम मजेदार। भाई हैंडराइटिंग समझ लो, धीरे धीरे जैसे बॉन्ड क्रिएट होगा, फ्रीक्वेंसी बनेगी, हैंडराइटिंग आपको समझ जाएगी। क्योंकि हैंडराइटिंग का यार ये गॉड गिफ्ट है मेरे को। जब इंजीनियरिंग करता था, जब मैं अपनी असाइनमेंट सबमिट करता था तो टीचर बोलते थे भाई रफ में क्यों दिया, फेयर कर दे, फेयर करके देता। ठीक है, तो यार इसकी मारामारी रही है, लेकिन कोई टेंशन नहीं, आपको समझ में आया, मेरे को पता है। कम ऑन गाइस, भावनाओं को समझो। तो यस 3:1:5, फाइनली एक के प्रॉफिट पे 9 टोटल प्रॉफिट, तो 2,500 पे कितना 22,500। नेक्स्ट, ए स्टार्ट बिजनेस विद ₹3,500 एंड आफ्टर 5 मंथ बी ज्वाइन विथ ए एज हिज पार्टनर। मतलब देखो, ए का इन्वेस्टमेंट दे दिया है 3,500,
आफ्टर 5 मंथ मतलब ए के स्टार्ट करने के 5 महीनों के बाद बी ज्वाइन करता है, कितना रुपीज इन्वेस्टमेंट नहीं बोला है। बी ज्वाइन विथ ए एज हिज पार्टनर, बस इतना ही बोला है, बी का कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं पता। हाँ लेकिन इतना पता है ए के 5 महीने के बाद ज्वाइन करता। नाउ आफ्टर ए ईयर द प्रॉफिट इज डिवाइडेड इन द रेशियो 2:3। लो भाई साहब, इस बार आपको प्रॉफिट का रेशो दे रखा है। अब तक के सारे क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट पीरियड डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो दे रहा था, प्रॉफिट का रेशो आप निकाल रहे थे। इस बार उसने प्रॉफिट का रेशो दे दिया है कि A:B कितना है 2:3, मतलब इस रेशो में हमें प्रॉफिट को बांटना है। 5 रुपए का प्रॉफिट होता है तो 2 ए लेगा और 3 बी लेगा। तो बस अगर कुछ चीज एक्स्ट्रा दी है तो कुछ तो मिसिंग होगी, तो देख लो मिसिंग क्या है, बी का कैपिटल। और ये जो 2:3 का प्रॉफिट बट रहा है गाइज, ये कब बट रहा है, आफ्टर ए ईयर। आफ्टर ए ईयर यानी 1 साल बाद, यानी पीरियड ऑफ वर्किंग टोटल कितना है 1 साल। और ए तो कौन है, फाउंडर, क्योंकि ए बिजनेस को स्टार्ट कर रहा है तो उसने पूरे 12 महीने काम किए। कहीं पर भी ए छोड़कर गया ऐसी न्यूज आई है नहीं, तो ए ने पूरे 12 महीने काम किए। लेकिन बी कितना काम करेगा, 5 महीना तो आराम किया, तो 12 में से 5 गए, 7 मंथ। गाइस समझ रहा है ना, तो 7 महीना काम किया बी ने। तो गाइस ए का इन्वेस्टमेंट पीरियड ऑफ वर्किंग, बी का इन्वेस्टमेंट पीरियड ऑफ वर्किंग, तो ये बन जाएगा, ये ए का इन्वेस्टमेंट इंटू पीरियड ऑफ वर्किंग अपॉन बी का इन्वेस्टमेंट इंटू पीरियड ऑफ वर्किंग। ये क्या बनता है, प्रॉफिट बंटवारे का बेसिस। लेकिन प्रॉफिट का एक्चुअल रेशो में पता है 2:3। ये करके आप वही निकालते हो ना कि किस रेशो में प्रॉफिट बढ़ना चाहिए, जो हमें पता है। तो बस सॉल्व कर लो यार। 7 ने इसको डिवाइड किया, ये हुआ 500, 500 इंटू 12 6000, नीचे बचा x इज इक्वल टू 2/3। बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, सब रेशो और प्रोपोर्शन ही है, बस रूल बदले हैं पार्टनरशिप के। 2x इज इक्वल टू 18,000, तो x कितना मिला गाइज 9,000। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। सिंपल है ना। तो आप वैरायटी देख रहे हो कैसे कैसे बदल रही है। अब आपको यहाँ पे हर चीज दे रखी थी, बस बी का कैपिटल नहीं पता था, बट बदले में एक एक्स्ट्रा चीज पता थी, प्रॉफिट बंटवारे का रेशियो। उसको अप्लाई किया, आंसर आ गया। कम ऑन गाइस। ए बिगन अ बिजनेस विद ₹85,000, ए का इन्वेस्टमेंट दे दिया। ही वॉज ज्वाइंड आफ्टरवर्ड बाय बी, आफ्टरवर्ड्स कब बोला नहीं, लेकिन इस बार क्वेश्चन ने बी उसको ज्वाइन कर रहा है बाद में, ये इतना क्लियर किया, यानी दोनों का पीरियड ऑफ वर्किंग अलग है, लेकिन कब ये नहीं पता। ठीक है, ही वॉज ज्वाइंड आफ्टरवर्ड्स बाय बी विथ ₹42,500। ठीक है, फॉर हाउ मच पीरियड डज बी ज्वाइन। इनफैक्ट क्वेश्चन अब आपसे चाहता है कि आप बताओ कि बी ने कितने पीरियड के लिए अपने आप को ज्वाइन रखा बिजनेस में। जो आप 7 मंथ 8 मंथ 12 मंथ मानते थे, वो इस बार आपको क्या मानना होगा, X मंथ्स। वही हमें निकालना है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि बी बाद में ज्वाइन कर रहा है, लेकिन कितना बाद में नहीं पता। तो हम ये कैसे निकाल ले, अगर वो बोलता कि टोटल पीरियड 12 मंथ है, बी 4 महीने के बाद ज्वाइन कर रहा है, तो हम बोल सकते थे उसने काम किया 8 मंथ, अपने आप को ज्वाइन कितना रखा 8 मंथ के लिए। लेकिन हमें वही नहीं पता कि बी ज्वाइन कब कर रहा है, तो इसलिए हम मान लेंगे बी ने काम किया X मंथ। सो फॉर हाउ मच पीरियड डज बी ज्वाइन इफ द प्रॉफिट एट द एंड ऑफ ईयर। फिर से आपको पीरियड 1 साल दिया है, तो ए का तो पूरा 1 साल रहेगा, क्योंकि वो स्टार्ट से एंड तक है। बी X मंथ, और पीरियड देखो आपको प्रॉफिट बंटवारे का रेशो दे दिया है 3:1, सेम पिछली क्वेश्चन की तरह प्रॉफिट का रेशो दे दिया, इस बार भी दे दिया। फिर पिछले क्वेश्चन में बी का इन्वेस्टमेंट नहीं पता था, पीरियड पता था। इस बार बी का इन्वेस्टमेंट मालूम है, पीरियड नहीं मालूम। बट वही बात है, अगर आपको प्रॉफिट का रेशो पता है, तो प्रॉफिट का रेशो निकलता कैसे, ए का इन्वेस्टमेंट इंटू पीरियड ऑफ वर्किंग, बी का इन्वेस्टमेंट इंटू पीरियड ऑफ वर्किंग। गाइस कहीं ना कहीं 425 का एग्जैक्ट डबल 850 होता है कि नहीं। ये 425 है, ये 850 है, 425 का एग्जैक्ट डबल 850 होता है। खेल खत्म यार। देखो ये 2 0 तो गए, 425 का एग्जैक्ट डबल 850, तो ये कितना बना 3:1, मतलब ही 3। एंड 24 2 इंटू 12 24/x। तो गाइज एक्स इधर आ जाएगा एंड 3 उधर डिवाइड हो जाएगा। 8 मंथ इज द आंसर। तो क्वेश्चन ने पूछा था फॉर हाउ मच पीरियड डज बी ज्वाइन, तो बी ने अपने आप को ज्वाइन रखा 8 मंथ के लिए। अगर क्वेश्चन ऐसा पूछता था आफ्टर व्हाट पीरियड बी ज्वाइन, क्वेश्चन का एक वर्ड का डिफरेंस देखो गाइस, पूरा क्वेश्चन बदल सकता था। उसने बोला फॉर हाउ मच पीरियड डज बी ज्वाइन, उसने अपने आप को कितने पीरियड तक ज्वाइन रखा, यानी अपना पैसा कितने पीरियड तक यूज करने दिया, 8 मंथ। वही हम एक्स मान चुके थे ना, वो 8 आया। लेकिन अगर ऐसा बोलता कितने पीरियड के बाद वो ज्वाइन किया,
आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स डिड बी ज्वाइन? फॉर, ये जो बोला है फॉर हाउ मच, ये ना बोलते हुए अगर आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स डिड बी ज्वाइन बोला होता तो सिंपल यार, निकालते तो यही, करते तो यही, लेकिन 8 पे टिक नहीं करते। हम बोलते टोटल पीरियड अगर 1 साल है, उसमें से बी ने अपने आप को 8 मंथ के लिए ज्वाइन रखा, तो उसने ज्वाइन कब किया होगा? आफ्टर 4 मंथ। आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स डिड बी ज्वाइन? आफ्टर 4 मंथ्स डिड बी ज्वाइन, तब जाके उसने बराबर 8 महीना काम किया ना। 12 में से 4 गए। क्लियर है गाइस? तो बस थोड़ा सा अलर्ट रहना है। यहाँ एक एक सेंटेंस नहीं, एक एक वर्ड आपको हिंट दे जाएगा। तो गड़बड़ी में नो हड़बड़ी, ठीक है? या फिर हड़बड़ी में नो गड़बड़ी, ऐसे भी बोल लो इसको, ये अवॉइड ही करना है। तो यस, अगर ऐसा बोला है कितने पीरियड के लिए अपने आप को ज्वाइन रखा है? 8 मंथ। कितने देर के बाद उसने बिजनेस को ज्वाइन किया? तो 4 मंथ आता, क्योंकि 8 महीना तो काम किया, 4 महीना आराम। कम ऑन गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए एंड बी इन्वेस्ट ₹5,000 एंड ₹2,500 रिस्पेक्टिवली। चलो, ए का 5,000 दे रखा है, बी का 2,500 दे रखा है। आफ्टर 4 मंथ ए एंड आफ्टर 4 मंथ मोर बी विड्रॉ हाफ ऑफ देयर कैपिटल्स। गाइज, इस बार ए और बी विड्रॉ कर रहे हैं, विड्रू कर रहे हैं, लेकिन एंटायर कैपिटल नहीं, हाफ। तो क्या हो रहा है? दोनों ने बिजनेस स्टार्ट किया है 5,000-2,500 से, दोनों ने, हाँ, दोनों ने साथ में इन्वेस्ट किया है। लेकिन क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है? आफ्टर 4 मंथ ए, यानी ए 4 महीने के बाद, एंड आफ्टर 4 मंथ्स मोर। ठीक से पढ़ो, पहले 4 महीने के बाद ए और उसके और 4 महीने के बाद बी क्या करते हैं? अपना हाफ हाफ कैपिटल निकालते हैं। मतलब गाइस, अगर मैं ए की बात करूं, पहले तो देख लो टोटल पीरियड क्या दिया है। व्हाट इज ए शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ दिस एट द एंड ऑफ ईयर? एट द एंड ऑफ ईयर मतलब यहाँ पे टोटल पीरियड फिर से कितना हुआ? 12 मंथ। तो 12 मंथ का हिसाब लगाना है। लेकिन 12 मंथ क्या ए ने 5,000 इन्वेस्ट कर रखे थे पूरे बिजनेस में? नो। ए का 5,000 ये कितने देर तक था गाइज? सिर्फ 4 महीने तक। सो ये 5,000 हम क्या करते हैं? रेशो इन्वेस्टमेंट इनटू पीरियड ऑफ वर्किंग, बराबर। तो ये मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए पहले बता देता हूँ प्रॉपरली। तो ये 5,000 4 महीने के लिए रहे, प्लस हमें गाइस पूरे 12 मंथ का हिसाब देना है। अब तक तो हमने सिर्फ 4 मंथ का हिसाब दिया है। 4 मंथ तक 5,000 रहे, फिर ए ने क्या किया? हाफ ऑफ द कैपिटल विड्रॉ कर दिया। तो 5,000 में से हाफ गए, 2,500। जो गए वो छोड़ो, जो गए हमें उससे मतलब नहीं। अभी भी बिजनेस में कितना बचा है? 2,500। 2,500 गए यानी 2,500 बचा है, और वो कितने पीरियड के लिए बचा रहेगा गाइस? फॉर नेक्स्ट 8 मंथ। हो गया 12 का हिसाब। सोचो गाइज, मैंने जो लिखा वो पल्ले पड़ा कि नहीं? 5,000 अगर ए इन्वेस्ट कर रहा है, टोटल पीरियड 12 मंथ, लेकिन क्वेश्चन क्लियर बोल रहा है 4 महीने के बाद वो अपना आधा पैसा निकाल लेता है, यानी 5,000 ये 4 मंथ तक रहा, 5,000 फॉर 4 मंथ, प्लस पूरे 12 तक जब तक हिसाब नहीं हो रहा है, प्लस अगली कंडीशन क्या बन रही है? आधा निकल गया, मतलब बचा कितना? आधा, 2,500। कितने पीरियड के लिए? रिमेनिंग 8 मंथ। हो गया 4 मंथ, 8 मंथ, 12 महीने का हिसाब, जिसमें पहले 4 महीने में 5,000, अगले 8 महीने में 2,500 रुपए। फिनिश गाइज। नेक्स्ट 2,500 बी, ये उसने कितने देर के लिए इन्वेस्ट किया? 8 मंथ। अगेन मैंने कहा ना, क्वेश्चन को ठीक से समझो। उसने क्या बोला? आफ्टर 4 मंथ ए एंड आफ्टर 4 मंथ्स मोर बी विड्रॉ हाफ ऑफ हिज अमाउंट। यानी ए ने जो हाफ निकाला वो 4 महीने के बाद, जो हमने देखा, लेकिन बी ने जो हाफ निकाला वो आफ्टर 4 मोर मंथ्स, यानी 4 और 4 8 महीने के बाद उसने अपना आधा पैसा निकाला। यानी 2,500 रुपए 8 मंथ तक रहे और आधा निकल गया, तो 2,500 में से आधा गया, 1,250, बचा कितना? हाफ। ये कितने पीरियड के लिए बचेगा गाइस? फॉर रिमेनिंग 4 मंथ। फॉर रिमेनिंग 4 मंथ्स। बस हो गया। देखो सबका हिसाब मैच हुआ कि नहीं? 4 महीना, 8 महीना, 12 हो गया। अगेन बी भी स्टार्टिंग से, तो 8 और 4 12। उसमें से पहले 8 महीने तक उसने अपने पूरे रखे, फिर आधे निकाले, यानी आधे बचे फॉर रिमेनिंग 4 मंथ। हो गया। अब गाइज आपको रेशो निकालना है, रेशो निकालना है और दिए हुए प्रॉफिट पे बांट देना है। तो रेशो कैसे निकलेगा? एडिशन इन दोनों का, इन्वेस्टमेंट इनटू पीरियड ऑफ वर्किंग। अब तक आपको स्ट्रेट इन्वेस्टमेंट, स्ट्रेट पीरियड ऑफ वर्किंग मिल रहा था, आप मल्टीप्लाई कर रहे थे। इस बार टुकड़ों में मिला है, कुछ पीरियड के लिए अलग इन्वेस्टमेंट, कुछ पीरियड के लिए अलग इन्वेस्टमेंट। तो दोनों टुकड़े को ऐड कर दो, जो मैंने किया है। तो पहला इन्वेस्टमेंट 5,000 कितने के लिए? 4 मंथ के लिए। कितना होता है गाइस? 20,000 प्लस ये हुआ पहला टुकड़ा, प्लस ए का अभी भी बचा है 2,500 रुपए अगले 8 महीने के लिए, 25,8,200।
मैंने कहा ना टेबल का यार, टेबल मतलब रोटी कपड़ा मकान, मैथ्स का। तो 5 × 4 20,000, 2500 इंटू 8, 25 8 200 और 2 0 एक्स्ट्रा 20,000, ये हुआ ए का। अब बी का गाइस, 25 × 8 20,000 प्लस 1250 × 4 5,000, इन्वेस्टमेंट इनटू पीरियड ऑफ वर्किंग प्लस इन्वेस्टमेंट इनटू पीरियड ऑफ वर्किंग, ये हुआ ए का पूरा 12 महीने का हिसाब। सेम बी का, खत्म। 20 40,000, मनी मन हो जाता है ये 25,000। हालांकि ये मनी मन हम इसको रेशियो को रिड्यूस कर सकते हैं, 3 3 0 गए 40 और 25 यानी 8:5, 5 से डिवाइड कर लो, 8:5। मतलब अगर 13 रुपए का प्रॉफिट है तो 8 ए लेगा और 5 बी लेगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई व्हाट इज द एज शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ 1950, तो ए का शेयर निकालना है आपको। रेशियो अप्लाई कर दो, 8/13 इंटू 1950, 8 टोटल ऑफ द रेशियो इंटू अमाउंट। तो 13 1 जार, 13 5 जार, 15 8 जार हो गया गाइस, 1950 है। हाँ, मैंने 1950 ले लिया तो यहाँ से भी एक जीरो कटेगा। तो 15 8 जार 120 और एक जीरो एक्स्ट्रा, 1200 इज द आंसर। 1200 इज द आंसर। बहुत बढ़िया गाइज, नहीं समझ रहा एक बार वीडियो वापस रिवाइज करके देखो, जिसको समझ रहा है फटाफट आगे बढ़ो, कम ऑन गाइज। तो यस, ये हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, लेकिन जो आपको और एक नई चीज सिखाएगा गाइज, ध्यान देना, मस्त क्वेश्चन है। एबीसी जॉइंटली थॉट ऑफ एंगेजिंग देमसेल्व्स इन अ बिजनेस। 3 बंदे हैं जो बिजनेस में ज्वाइन होने की सोच रहे हैं। इट वॉज एग्रीड दैट ए वुड इन्वेस्ट ₹6500 फॉर 6 मंथ। तो ए इन्वेस्ट कर रहा है 6500 फॉर 6 मंथ। देखो सब डायरेक्टली दे दिया है। बी का 8400 फॉर 5 मंथ, क्या बात है, इसको बोलते क्वेश्चन की मेहरबानी। और सी इन्वेस्ट कर रहा है 10,000 फॉर 3 मंथ्स। लेकिन आगे आया कहानी में ट्विस्ट। यार देखो कभी कभार क्या होता है ना बिजनेस में, प्रैक्टिकली भी आपको मालूम होगा, कोई कोई इन्वेस्ट करके काम भी करते हैं रात दिन, सारे के सारे पार्टनर साथ में। तो कभी कभी एक स्लीपिंग पार्टनर बोलकर एक कंसेप्ट होता है ना, वो क्या करता है, सिर्फ इन्वेस्ट करता है फिर हट जाता है। अब इस बिजनेस में वही हो रहा है, काम तीनों नहीं कर रहे, इन्वेस्ट तीनों कर रहे हैं अलग अलग पीरियड के लिए, लेकिन काम कर रहा है यानी बिजनेस को जो मैनेज कर रहा है वो सिर्फ ए। कहानी में ट्विस्ट यहां से आया। यहां तक तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड था, तीनों का इन्वेस्टमेंट, तीनों का पीरियड ऑफ वर्किंग। आगे देखो, ए वांट टू बी द वर्किंग मेंबर फॉर विच ही हैज टू रिसीव 5% ऑफ द प्रॉफिट। यार अगर तीनों इन्वेस्ट कर रहे हैं तो तीनों को प्रॉफिट का शेयर मिलना चाहिए, लेकिन अगर उसमें से काम कोई एक ही कर रहा है तो उसको थोड़ा एक्स्ट्रा भी मिलना चाहिए ना यार, नहीं तो फिर क्या मतलब, समाज सेवा हो जाएगी वो तो। ठीक है, और कलयुग में ऐसी समाज सेवा कोई नहीं करता। तो यस, ए ने क्लियर बोला है कि मैं बिजनेस को मैनेज करेगा, मैं करेगा, मैं, लेकिन मेरे को 5% ऑफ द प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, तो ए को अगर आपको, ए वांट टू बी द वर्किंग मेंबर फॉर विच ही हैज टू रिसीव 5% ऑफ द प्रॉफिट। तो गाइस अगर सिंपल सी बात है, अगर मुझे ए को 5% प्रॉफिट देना है तो पहले तो प्रॉफिट जो भी आएगा मैं उसमें से 5% सीधा निकाल कर ए को दे दूंगा, और फिर बचा हुआ प्रॉफिट बांटूंगा ये तीनों का जो रेशो बनेगा इन्वेस्टमेंट इनटू पीरियड ऑफ वर्किंग से, उसके बेसिस। तो चलो पहले तो रेशो निकाल लूं। 2 0 2 0 2 0 तो वही गए है ना। अब यार सिंपल सी बात है, यहाँ पे अगर 65 × 6 84 × 5 और ये है, तो आप इनको चाहे तो रिड्यूस मन ही मन कर सकते हो, वहां की वहां कर सकते हो। 103, आपको पता है अगर मैं 5 से डिवाइड कर लूँ, इधर 5 आ जाएगा, इधर 13 आ जाएगा, इधर 20 आ जाएगा। अब क्या बचा, 13 6 जार 78, 84 यहाँ बचा, और 23 जार 60। अब ये किससे डिवाइड हो रहा है, अब ये डिवाइड हो रहा है गाइस 2 से हो रहा है। ठीक है, तो 2 से डिवाइड कर लो, ये जैसे 2 से डिवाइड हुआ, ये हुआ 39, ये हुआ 42, ये हुआ 30, दिस इज द रेशो। अगेन ये 3 से डिवाइड हो रहा है, अच्छा ये 3 से डिवाइड हो रहा है, मतलब ये हुआ 13, ये हुआ 14, ये हुआ 10। यस, अब ये फर्दर डिवाइड नहीं हो रहा, अब ये फर्दर रिड्यूस नहीं हो रहा है। तो गाइस इस रेशो में प्रॉफिट बटना चाहिए 13:14:10, मतलब अगर टोटल प्रॉफिट 37 आ रहा है, 13 14 10, तो ए लेगा 13, बी लेगा 14, सी लेगा 10। लेकिन कब, कहानी में ट्विस्ट है। ए जो वर्किंग पार्टनर है, अकेला वर्किंग है, वो क्या बोल रहा है, मैं 5% प्रॉफिट ले लूंगा। तो प्रॉफिट अर्न 7400 प्रॉफिट तक दे दिया है। उसमें से मुझे बताओ गाइस, अगर ए 7400 का 5% ले लेगा
फिर बचा हुआ प्रॉफिट एबीसी में बटेगा ना, किस रेशो में बटेगा, इस रेशो में। क्वेश्चन ने पूछा किसका, फाइंड बीज शेयर। तो अब मुझे बताओ जो स्टूडेंट इस लाइन को नजरअंदाज इग्नोर करेंगे उनके साथ कितना बुरा होगा। वो क्या करेंगे पता है, वो सीधा बी का शेयर पूछा है तो बी का पार्ट कितना बना 14/37 इंटू टोटल प्रॉफिट 7400 बोल देंगे। ठीक है, और उनका भी जो कुछ आंसर आ रहा है वो कहीं ना कहीं ऑप्शन से शायद मैच हो जाए ना हो जाए, दैट इज डिफरेंट स्टोरी। लेकिन क्यों ये गलती करना, क्वेश्चन ने क्लियर बोला है भाई तीनों पार्टनर है, तीनों को प्रॉफिट में शेयर मिलेगा, लेकिन जो काम कर रहा है पहले उसको सेटल कर दो। उसको सेटल कैसे करना है, 5% देकर। तो इसमें से 5% हटा दो यार, जो भी प्रॉफिट है 7400 उसमें से 5% हटा दो, वो सिर्फ ए का मिलेगा। उसमें के बाद वो हटाने के बाद जो बच गया उसमें फिर एबीसी का ये रेशो में और प्रॉफिट बटेगा। तो फिर जो हमें बी का निकालना है सिर्फ वो रिमेनिंग प्रॉफिट पे निकालना है 5% डिडक्ट होने के बाद। समझ रहे हो, तो 7400 गाइज दिस इज द टोटल प्रॉफिट, इसमें से 5% हटा दो यार। 5% निकालना क्या होता है, 10% मतलब अभी आगे जब मैं आपको परसेंट टॉपिक सिखाऊंगा ना, इससे एक से एक ट्रिक बताऊंगा, मजा आ जाएगा। फिलहाल के लिए समझो 10% मतलब क्या होता है, किसी भी नंबर का 10% अगर निकालना है, जैसे इस नंबर का 10% निकालना है, आखिरी डिजिट के पहले बस डेसिमल दे दो, आखिरी डिजिट के पहले। तो 1900 का 190 हुआ, 2660 का 266 हुआ। सेम 74% का 10% कितना, तो 10% एक जीरो के पहले लास्ट डिजिट, एक जीरो के पहले डेसिमल यानी 740, तो ये 10% हुआ। लेकिन मुझे 5% चाहिए तो इसका हाफ। 10% अगर बचा तो पता है, तो 5% यानी क्या गाइज, इसका हाफ, जो कि हुआ 370। तो यस 370 माइनस करने के बाद जो आपका बचा 7030, उस पे ये प्रॉफिट का बंटवारा होगा। और आपको पूछा है बी, तो बी को जो भी मिलेगा 14 अपॉन टोटल ऑफ द रेशियो 37 इंटू 7030, इसको सॉल्व कर लेना गाइज। आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन बी, आंसर आपका क्या आ जाएगा 2660, ऑप्शन बी। ठीक है, इतना आसान। तो ये ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं पार्टनरशिप में कि अब तक तो कैसे थे, इन्वेस्टमेंट दे दिया, इन पीरियड ऑफ वर्किंग दे दिया, उसके बेसिस पे बांट दिया, कभी इन्वेस्टमेंट मिसिंग कभी पीरियड मिसिंग, लेकिन रेशो दे दिया उसके हिसाब से निकाल लिया। कभी कभार पार्टनर आधा अधूरा पैसा बीच में से निकालते, वो भी आपने देखा। और सबसे धांसू वैरायटी देखी है जहां पार्टनर तो मल्टीपल है लेकिन काम कोई एक ही कर रहा है, तो उसको पहले सेटल करो, उसको कितना चाहिए 5% ऑफ द टोटल प्रॉफिट दे के खत्म। बचा हुआ प्रॉफिट फिर जो भी रेशो आया उसमें बांट दो। तो बी का तो भाई उस 5% पे कोई हक नहीं, वो सिर्फ ए का है। तो जो बचा 5% हटाने के बाद, उसके बाद आपने वो बांट दिया इस रेशो पे, बी का आपको मिल गया। और 10% निकालना मतलब एक डिजिट के पहले डेसिमल देना, तो 5% यानी उसका हाफ 370 हट माइनस किया, आंसर आ गया। कम ऑन गाइस, यस। तो अब ये देखेंगे हम पार्टनरशिप का लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद वेरिएशन भी देखना है गाइस, लेकिन बने रहो। पार्टनरशिप के इस क्वेश्चन में हमें एक चीज बहुत अच्छी से समझेंगे कि यार सर क्वेश्चन में तो यार दूर दूर तक प्रॉफिट पार्टनर इसकी बात ही नहीं हो रही है। तो यस, ये एक ऐसी वैरायटी है कि जो अब आपको क्लियरली क्वेश्चन पढ़ के समझा देगी कि भले ही प्रॉफिट से रिलेटेड पार्टनर से रिलेटेड नहीं है, लेकिन थीम ऑफ द क्वेश्चन, क्वेश्चन की थीम वही है जो प्रॉफिट पार्टनरशिप में था। फिर वहां हमने प्रॉफिट का बंटवारा किया था गाइस, और इस क्वेश्चन में रेंट को बांटेंगे। तो देखो 3 शेफर्ड्स एबीसी रेंटेड अ पास्चर फॉर अ ईयर, ए ग्रेज्ड 22 शिप्स फॉर 4 मंथ, बी ग्रेज 16 शिप्स फॉर 8 मंथ। गाइस ये स्नैप का पीवाईक्यू है पता है। एंड सी ग्रेज 32 शिप्स फॉर 6 मंथ। इफ सीज शेयर इन द रेंट इज 600 देन फाइंड द टोटल रेंट। गाइस याद है थोड़ी देर पहले बी का प्रॉफिट कितना है बोल दिया था और टोटल प्रॉफिट पूछा था। इस बार उसी तरह सी का शेयर इन द टोटल रेंट, सिर्फ सी का पता है, टोटल पूछा है। लेकिन गाइस यहाँ पे बात कहीं पर भी प्रॉफिट और पार्टनरशिप की नहीं हो रही, लेकिन हमें एक चीज नहीं सीखनी है, हमें थीम ऑफ द क्वेश्चन सीखना है कि अगर घुमा फिरा के फिर वो इस तरह से भी क्वेश्चन बना दे तो हम आराम से अपने कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। गाइस प्रॉफिट नहीं है लेकिन बात तो वही है ना, वहां जो ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा था वो ज्यादा प्रॉफिट ले रहा था, तो यहां उन्होंने एक जगह रेंट पे लिए शिप्स के लिए, तो ज्यादा शिप्स जो रखेगा वो ज्यादा रेंट पे करेगा, पहली बात। दूसरी बात, वहां जो ज्यादा देर तक इन्वेस्ट करता था वो ज्यादा प्रॉफिट लेता था, यहां जो ज्यादा देर तक शिप्स रखेगा वो ज्यादा रेंट पे करेगा, खत्म। तो वहां जो इन्वेस्टमेंट इनटू पीरियड ऑफ वर्किंग था, यहाँ पे नंबर ऑफ शिप्स इनटू पीरियड ऑफ स्टेइंग, स्टेइंग कौन ज्यादा स्टे कर रहा है,
है ना। तो यस, यहाँ पे रेंट कैसे बटेगा गाइज ABC में 22 इंटू 4, आप चाहे तो यहीं पे इनको 2 से डिवाइड कर लो, यानी ये क्या हो गया 11। चीज़ों को ईजी करते चलो, धीरे धीरे आप जैसे जैसे प्रैक्टिस में आओगे तो ये 11 इंटू 4 खुद कर दोगे। यहाँ पे भी मैंने 2 से डिवाइड किया तो ये 8 इंटू 8, और यहाँ पे भी 2 से डिवाइड किया 16 इंटू 6। और करो, रिड्यूस करते जाओ। और किससे रिड्यूस हो रहा है गाइस? 4 से हो रहा है। 4 1 जार, 4 2 जार एंड 4 4 जार। तो ये कितना हुआ? 11 इंटू 1 11, 2 इंटू 8 16 एंड 24। ये फर्दर रिड्यूस हो रहा है? नहीं। तो यस गाइस, ये हुआ। अगर ये अब आपको रेशो क्या बताता है कि अगर टोटल 40 51, कि 51 का अगर रेंट हो रहा है टोटल, तो सी कितना पे करता है? 24। या आप ऐसा बोलो, सी 24 रुपीज पे करता है जब 51 का रेंट होता है। तो असल में सी ने कितना पे किया है? 600। तो रेंट कितना? खत्म, यूनिटरी मेथड। सी का हमें पता है, टोटल पूछा है, तो रेशो में बोलता है सी जब 24 रुपीज पे करता है तो टोटल रेंट 51 आता है। तो जब सी 600 पे कर रहा है, टोटल रेंट कितना? खत्म। 24 पे 51 टोटल, 600 पे कितना? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना गाइज, ये 24x और ये 51 इंटू 600, और यहाँ जो 24 है वो यहाँ से उठ के यही डिवाइड होगा ना, कर लो। तो 24 2 जार, 24 5 जार, 25 इंटू 51 गाइज 1275। 25 इंटू 51 1275। चमका क्या गाइज? क्लियर है एकदम, मक्खन की तरह। ठीक है, तो ये है पार्टनरशिप की वैरायटी। ये सारे क्वेश्चन अगेन बिना देखे एक बार ट्राई करना, फिर डीपीपी के क्वेश्चन ट्राई करना। ठीक है, तो चलो गाइज अब मस्त शुरुआत करते हैं वेरिएशन। तो यस गाइज, वेरिएशन में अब आपको यार स्कूल से आप सीख रहे हो, एक्स वेरीज डायरेक्टली विथ वाई, एक्स वेरीज इनवर्सली विथ वाई, है ना, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये सब चीजें आप यहाँ पे देखने वाले हो। तो वैसे कंसेप्ट वाइज तो ये बिल्कुल नया नहीं है आप लोगों के लिए, हाँ, लेकिन इन चीजों का जो स्कूल में हम बेसिक लेवल पे सीखे थे, इनका एक्चुअल प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन में कैसे यूज हो सकता है ना, कैसे हम एक बड़े से कैलकुलेटिव इक्वेशन वाले क्वेश्चन को हलवा बना सकते हैं इसके लॉजिक से, वो हम देखेंगे गाइस। तो यस यार देखो, सिंपल है। सबसे पहले हम देखेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्या होना चाहिए आपका? एक थॉट प्रोसेस, ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल में क्या होना चाहिए वो हम देखेंगे। सबसे पहले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल देखो, अगर क्वेश्चन बोल रहा है एक्स वेरीज डायरेक्टली विथ वाई, एक्स अगर डायरेक्टली वेरी हो रहा है वाई, याद है स्कूल में हम क्या करते थे जब ऐसा होता था? तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ले लेते थे के, और एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई को हम लिखते थे एक्स इज इक्वल टू के वाई, है ना। तो अगर आपको एक सिचुएशन में मान लो एक्स दे रखा है 4, वाई दे रखा है 2, तो इससे आप पहले क्या निकाल लेते थे? के निकाल लेते थे। 4 इज इक्वल टू के इंटू 2, तो भाई के मिला 2, और के एक बार आपको 2 मिल गया कि फिर वो 2 फिक्स रहेगा, क्योंकि के को हम बोलते ही कांस्टेंट थे, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, तो फिक्स रहेगा। तो इस तरह फिर क्वेश्चन आपको दूसरी सिचुएशन में मान लो एक्स दे देता था 16, फाइंड वाई, या वाई दे देता था समथिंग, फाइंड एक्स। एकदम बेसिक बता रहा हूं मैं, जो स्कूल में हमने सीखा था। ठीक है, फिर इसका यूज, इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हम देखेंगे, इसको हम कैसे और अलग तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं वो मैं बताऊंगा। तो यस गाइज, अगर x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, मतलब x इज इक्वल टू के वाई, तो अगर x दिया है, y दिया है, k निकाल लिया। अब सेकंड सिचुएशन में x पता है, आ जाओ इस फॉर्मूला पे, 16, k तो हमें भाई मिल ही गया है 2, और y पूछ लिया है, तो भाई y कितना आएगा? 2 इधर जाके डिवाइड हो गया 8, या फिर y देकर x भी पूछ सकते हैं। ये तरीका हुआ स्कूल का। पता है एक दूसरा तरीका भी है, जब दो सिचुएशन में एक्स वाई है और कोई ना कोई एक मिसिंग है, जैसे कि फर्स्ट सिचुएशन में एक्स वाई पूरी तरह दिया है, सेकंड में वाई मिसिंग है या एक्स मिसिंग है, जो भी कोई तो मिसिंग है। ठीक है, तो जब दो चीजें, सुनना, जब दो फैक्टर एक दूसरे को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, x1 अपॉन x2 इज इक्वल टू y1 अपॉन y2। ये किसके लिए मैं बोल रहा हूं? फॉर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली के लिए नहीं, इनवर्सली के लिए चीज बदल जाएगी, लेकिन डायरेक्टली में क्या होगा? 1/2 इज इक्वल टू 1/2 फॉर बोथ द फैक्टर्स, x1 अपॉन x2, फर्स्ट सिचुएशन का x, सेकंड सिचुएशन का x, इज इक्वल टू y1 अपॉन y2। यानी k की जरूरत ही नहीं है, जो हमने k का अननेसेसरी नाटक किया उसकी जरूरत ही नहीं है। तो गाइज x1 क्या है फर्स्ट सिचुएशन में? 4, x2 क्या है सेकंड सिचुएशन में? 16। x1 यानी फर्स्ट सिचुएशन, x2 यानी सेकंड, y1 फर्स्ट में 2 है और y2 सेकंड का हमें निकालना है, जिसको हमने y बोल दिया है। यार देखो इसको भी सॉल्व कर लो, ये क्या हुआ? फिर से प्रोपोर्शन आया, रेशो प्रोपोर्शन। तो ये है रेशो ही, ये क्या है? रेशो है, ये रेशो है, इक्वालिटी प्रोपोर्शन।
बस अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो क्या हो गया गाइस, 4y इज इक्वल टू 32 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के बाद, तो y कितना मिला, 4 ने 32 को डिवाइड किया 8, वैसे भी तो 8 आया था, ऐसे भी 8 आ गया। क्यों फालतू ये नाटक हमने किया फिर इतना? समझ रहे हो कि अगर दो फैक्टर एक दूसरे को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है गाइस, तो आप इस तरह भी कर सकते हो, फर्स्ट अपॉन सेकंड इज इक्वल टू सेकंड फैक्टर में भी फर्स्ट अपॉन सेकंड। समझ रहे हो, x1 अपॉन x2 इज इक्वल टू y1 अपॉन y2। अगर मान लो आपको क्वेश्चन ऐसा बोल दे x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, तो पता है आप इसको कैसे लिख सकते हो, x1 अपॉन x2 इज इक्वल टू n1 स्क्वायर अपॉन n2 स्क्वायर। बस, यहाँ y था इसलिए y1 y2, यहाँ n स्क्वायर है तो n1 फर्स्ट सिचुएशन है 1 1 2 2, अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो। ठीक है, अगर ऐसा बोल दिया एक्स स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई क्यूब, तो आप क्या बोलोगे, एक्स वन स्क्वायर अपॉन एक्स टू स्क्वायर इज इक्वल टू वाई वन क्यूब अपॉन वाई टू क्यूब। जरूरत ही नहीं के की, याद रखो ये चीज। फिर कैसे हम उसको प्रैक्टिकल क्वेश्चन में यूज करेंगे देख लेना। अब उससे पहले सेकंड हम देखते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो गाइज अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल कैसे लिखते थे हम, इस तरह से। अगर x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y है तो हम इसको इस तरह से लिखते थे। फिर वापस वही खेल खेलते थे कि यहाँ एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ले लिया इक्वालिटी में, फिर हमें एक सिचुएशन में x1 y1 पता होता था, x और y पता होता था, उससे हम k निकाल लेते थे, और फिर वो k यूज करते थे सेकंड सिचुएशन के अननोन को निकालने के लिए। लेकिन अगेन जैसे आपने देख लिया के का कोई खेल नहीं है, आप डायरेक्ट इसको ऐसा भी कर सकते हो कि अगर x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y है तो गाइस यहाँ पे आप x1 अपॉन x2 इज इक्वल टू y2 अपॉन y1, यही तो है बस चेंज। डायरेक्ट में क्या था 1 1 2 2, इनवर्स में क्या हो रहा है 1 का 2 से 2 का 1 से, x1 अपॉन x2 इज इक्वल टू y2 अपॉन y1। मतलब अगर आपको क्वेश्चन ने मान लो x1 दे रखा है 20 फर्स्ट सिचुएशन में, और x2 दे रखा है 10, सेकंड सिचुएशन का y दे रखा है 4, और फर्स्ट सिचुएशन का पूछा है, फर्स्ट सिचुएशन का क्या है, अननोन क्वेश्चन मार्क। तो गाइस वैल्यूज रख दो। फर्स्ट सिचुएशन का x1 कितना, फर्स्ट सिचुएशन का x1 है 20, सेकंड सिचुएशन का x कितना है 10, सेकंड सिचुएशन का y पता है हमें, यस, इस बार फर्स्ट सिचुएशन का y अननोन है, y1 इज अननोन क्वेश्चन मार्क। तो गाइस हो गया, ये 0 0 कटा, 2 इज इक्वल टू 4y1, तो y1 इधर आ गया, ये 2 इधर हो गया, तो डिवाइड हो जाएगा, तो 4 अपॉन 2, 2 इज द आंसर। y1 इधर आ गया और 2 जो मल्टीप्लीकेशन में न्यूमरेटर में इधर जाके डिनोमिनेटर में हो गया, 4 अपॉन 2, 2 इज द आंसर। बस, अगर मान लो क्वेश्चन अब आपको कैसा भी बता दे, अगर क्वेश्चन आपको ऐसे बता दे कुछ कि मान लो एक्स स्क्वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई क्यूब, है ना, तो आप क्या बोलोगे, x1 का स्क्वायर अपॉन x2 का स्क्वायर, लेकिन इनवर्सली है, तो अब y2 का क्यूब अपॉन y1 का क्यूब, और फिर जो भी आपको पता है वो रखो। मान लो x1 पता है 10, उसका स्क्वायर, x2 अननोन है, ठीक है, तो ये x2 स्क्वायर एज इट इज, y2 आपको पता है 16, उसका क्यूब, और y1 आपको पता है 4, उसका क्यूब, हो गया। y2 मालूम रखा, y1 मालूम रखा, क्यूब क्यूब एज इट इज, x2 x1 की वैल्यू रखी, x2 निकाल लो। अब ये सॉल्व करेंगे x2 निकाल लेंगे, के की कोई जरूरत पड़ी, वो जो ट्रेडिशनल कन्वेंशनल मेथड थी उसकी जरूरत पड़ी नहीं। तो यस गाइज, अब जब जब आपको पता चले, अब मैं आपको वो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बताऊंगा, वर्ड बेस्ड क्वेश्चन बताऊंगा, है ना, धीरे धीरे होले होले, सो बने रहो। लेकिन यस, जब जब आपको पता चले दो फैक्टर डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, मान लो एक्स और वाई, तो हमेशा आप ऐसा लिख दो इसको, या इनवर्स प्रोपोर्शन में है तो ऐसा लिख दो, x1 x2 y2 y1, डायरेक्ट के लिए इनवर्स के लिए चीज डिफरेंस समझ गया ना कहां पर है। अब तक हमने जो देखा गाइस वो सिंगल वेरिएशन था, सिंगल वेरिएशन यानी एक वेरिएबल का दूसरे से ही था बस। कभी कभार जॉइंट वेरिएशन भी आता है, वो एक बार देख लो। मतलब एक ही क्वेश्चन में एक वेरिएबल दो दो के साथ वेरिएशन वाला रिलेशन बना रहा है, हो सकता है दोनों के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, या दोनों के साथ इनवर्सली, या एक के साथ डायरेक्ट एक के साथ इनवर्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y बोल रहा है और x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v बोल रहा है, x डायरेक्ट में y के और x ही इनवर्स में v के, तो पता है गाइज इसको जॉइंट वेरिएशन से हम एक साथ में कर सकते हैं। डायरेक्ट किसके हैं, y के, इनवर्स किसके हैं, v के। इस तरह लिख लो, इस तरह लिख लो। मतलब अब आपको क्या दिख रहा है, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y बाय v। अब इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, अब आपको क्या दिख रहा है, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y बाई वी। तो गाइज अगर मैं इसको a बोल दूं और इसको b बोल दूं, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2।
मैंने LHS को ए बोल दिया, RHS को बी बोल दिया, और मुझे क्या दिख रहा है, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, है ना। ये अगर ए है तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी दिख रहा है ना मेरे को। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हम क्या लिखते हैं, A1 A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2। मतलब ये A1 क्या हुआ, X1, A2 क्या हुआ, X2, B1 क्या हुआ, B1 यानी ये पूरा Y1 बाय V1, और B2 क्या हुआ, B2 यानी इसका पूरा Y2 बाय V2। तो गाइज ये देखो क्या हो जाएगा, इसी को x1 बाय x2 इज इक्वल टू y1 बाय v1 इन टू, गाइज ये y2 बाय v2 जो है, ये y2 बाय v2 जो है, ये एक डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन, और ये तो बेसिक आपको पता होता है ना कि कोई भी फ्रैक्शन अगर डिनोमिनेटर में है तो ऊपर जाते समय वो रेसिप्रोकल हो जाता है। डिनोमिनेटर टू न्यूमरेटर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। तो y2 बाय v2 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, v2 बाय y2। तो ये बन जाएगा गाइज फॉर्मूला। अगर एक वेरिएबल दूसरे के साथ डायरेक्ट में है, तीसरे के साथ इनवर्स में है, अलग अलग से क्वेश्चन ने दिया है, तो दोनों को आप ज्वाइंट कर सकते हो। जिसके साथ डायरेक्ट है ऊपर लिखो न्यूमरेटर में, जिसके साथ इनवर्स है नीचे लिखो। तो आपको क्या दिख रहा है, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, यानी फिर से हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, और A1 A2 यानी x1 x2, B1 B2, B1 मतलब क्या, Y1 बाय V1, B2 मतलब क्या, Y2 बाय V2 रखा, फिर ये फ्रैक्शन ऊपर शिफ्ट किया, रेसिप्रोकल हुआ, ये फॉर्मूला बन गया। अब इसमें से जो भी वैल्यूज पता है रख देंगे, जो अननोन है निकाल लेंगे। मान लो सब दिया था, रख देंगे, बस V2 अननोन था, निकाल लेंगे। समझ रहे हो गाइज, इतना आसान है। ठीक है, डायरेक्ट इनवर्स, डायरेक्ट यानी 1 to 1 रिलेशन, इनवर्स यानी उल्टा 1 to 2 1। और जॉइंट अगर रहा तो भी आप उसको उस तरह से खेल सकते हो, जॉइंट अगर रहा तो आप इसको इस तरह से खेल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल देखो, एक और देख लो। अगर क्वेश्चन आपको ऐसा बोल रहा है कि हाँ, x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y एंड x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू p, दोनों को इनवर्स में, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू yp। ये भी डिनोमिनेटर में, ये भी डिनोमिनेटर में, दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो गया। तो गाइज अगर मैं इस बार x को a बोल दूं और y इंटू पी को b बोल दूं, सिर्फ y इंटू पी को, तो मुझे क्या दिख रहा है, a इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू b बराबर। ये दोनों इनवर्स में थी, तो जॉइंट वेरिएशन के रूल से मैंने क्या किया, दोनों को एक कर दिया। तो अब इनको भूल जाओ, दोनों डिनोमिनेटर मतलब इनवर्स में थे तो दोनों को एक कर दिया, ये मल्टीप्लीकेशन में आ गए। अब इस y इंटू पी को मैंने b बोल दिया, तो मुझे क्या दिख रहा है, a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू b। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, a1 बाय A2 इक्वल टू B2 बाय B1। तो a1 यानी क्या, x1, A2 यानी x2, B2 मतलब क्या, y2 P2, B1 मतलब क्या, y1 P1। हो गया। इसमें से जो वैल्यूज पता है रख देंगे, जो अननोन है निकाल लेंगे। काहे को k की जरूरत, पहले ही कोई वेरिएबल कम है, तो क्यों अननेसेसरी k को घुसेड़ना। समझ रहे हो। अब देखना गाइस, कम ऑन, शुरुआत करते एकदम इजी इजी क्वेश्चन से। x वेरीज एज y, तो यार खत्म करो, x वेरीज एज y डायरेक्टली, मतलब इनवर्स वर्ड यूज नहीं हुआ, मतलब ये डायरेक्ट है। आप बोलोगे सर डायरेक्ट भी तो नहीं है, तो वेन एवर क्वेश्चन इज साइलेंट, यानी उसने डायरेक्ट नहीं बोला लेकिन इनवर्स भी नहीं बोला है, तो वेन एवर इज क्वेश्चन इज साइलेंट, तो वो हमेशा डायरेक्ट ही माना जाएगा। तो एक्स वेरीज एज वाई बोला है ना, तो अपने आप में बता ही रहा है डायरेक्टली है। ठीक है, हाँ अगर ऐसा बोला होता एक्स वेरीज इनवर्सली एज वाई, तो इनवर्स होता। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, x1 x2 y1 y2, क्योंकि डायरेक्ट है। अब देखो फर्स्ट सिचुएशन का y दिया है व्हेन x इतना, तो सेकंड सिचुएशन का x पूछा है व्हेन y इतना, खत्म। व्हेन x 18 y 7, ये हुआ फर्स्ट सिचुएशन का x1 y1। तो व्हेन y 21 व्हाट इज x, ये हुआ y2 x2, वैल्यूज रख दो। तो x1 18 y1, अच्छा x2 निकालना है, y1 7 y2 21, गाइज ये हुआ 3। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, 1 इंटू x2 एंड 18 3 जार 54, सॉरी 18 3 जार 54। तो दिस इज योर आंसर गाइज। समझ रहे हो, x2 इंटू 1 x2, 18 3 जार 54, b इज द आंसर। कोई के वे की जरूरत नहीं है। देख एकदम हल्के से एग्जांपल से बता रहा हूँ, फिर हम वर्ड बेस्ड न्यूमेरिकल भी देखेंगे। नाउ सेकंड, x वैरीज इनवर्सली एज y स्क्वायर माइनस 1, देखो क्लियर बोला है, x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y स्क्वायर माइनस 1। तो हम किस कैसे लिखेंगे, x1 बाय x2 इज इक्वल टू y2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन y2 स्क्वायर y1 स्क्वायर माइनस 1। इनवर्स है ना, तो उल्टा हो जाएगा।
तो अगर मैं यहाँ पे 1 ले रहा हूँ, यहाँ 2 ले रहा हूँ, तो इधर 2 की टर्म, इधर 1 की टर्म। तो इस बार ये वेरिएबल क्या है, वाई स्क्वायर माइनस 1। ये पूरा इक्वेशन है जिसके साथ एक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है। तो x1 बाई x2 इज इक्वल टू इसका सेकंड सिचुएशन अपॉन इसका फर्स्ट सिचुएशन। तो सेकंड इसलिए y2 लिया है, बाकी सेम ढांचा स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ पे फर्स्ट सिचुएशन इसलिए 1 लिया है सफिक्स में। ठीक है, तो यस अब देख लो, एंड इज इक्वल टू 24 व्हेन y इज 10। इज इक्वल टू मतलब कौन, x, क्योंकि क्वेश्चन ने पूरा डेटा किसके लिए बोला है, x के लिए, कि x वेरीज इनवर्सली एज दिस एंड इज इक्वल टू 24, यानी फर्स्ट सिचुएशन का x1 व्हेन y1 10। तो फाइंड x यानी सेकंड सिचुएशन का x2 पूछा है, व्हेन ये सेकंड सिचुएशन का y यानी y2 दिया है। बस वैल्यू रख दो, फर्स्ट 24, x2 हमें निकालना है ना इस बार भी, y2। तो गाइस सेकंड सिचुएशन का y कौन है, 5, उसका स्क्वायर 25 माइनस 1 करना ना भूले। फर्स्ट सिचुएशन का y1, तो फर्स्ट का y1 कौन है, 10, उसका स्क्वायर करना ना भूले, 100 माइनस 1। तो हो गया गाइस 24 x2, ये हुआ 24 99। सो 24 24 कटा है ना, इक्वालिटी, कोई भी इधर जाएगा तो कट ही होने वाला है। तो ये क्या बन गया, 1 बाय x2 इज इक्वल टू 1 बाय 99, टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड, दोनों का इनवर्स ले लो। तो 1 बाय x2 का इनवर्स x2, 1 बाय 99 का 99, 99 इज द आंसर गाइस। फाइंड x, सेकंड सिचुएशन का x पूछा था, व्हेन सेकंड सिचुएशन का y यानी y2 इतना था, तो आया 99। क्लियर, हलवा। अब बनते हैं वर्ड बेस्ड क्वेश्चन। इसी वेरिएशन से आप कैसे ये क्वेश्चन को सॉल्व करोगे गाइस। हालांकि क्वेश्चन पढ़ोगे तो अरे सर ये तो आपने फंसा दिया, टाइम स्पीड डिस्टेंस बीच में लेकर आए, वेरिएशन के नाम पे धोखा दिया हमें। नहीं गाइस, मैं आपको वही समझाना चाहता हूँ कि कैसे वेरिएशन से आप टाइम स्पीड डिस्टेंस, अगला क्वेश्चन आप टाइम एंड वर्क का देखोगे। ठीक है, जब टाइम स्पीड डिस्टेंस और टाइम एंड वर्क स्टार्ट होगा उनका पूरा बेसिक बताऊंगा। अभी मुझे टाइम स्पीड डिस्टेंस का बेसिक नहीं बताना है, मुझे बताना है कि कैसे वेरिएशन का कंसेप्ट ऐसे प्रैक्टिकल बेस्ड न्यूमेरिकल में काम आ रहा है। ठीक है, जो कि टाइम स्पीड डिस्टेंस का दिख रहा है आपको। मैन इन अ कार कंप्लीट्स इज जर्नी विदाउट स्टॉपिंग इन 9 आवर। एक आदमी अपनी जर्नी, मान लो ए से लेकर बी तक, ये जर्नी कंप्लीट करता है 9 घंटे में, यानी फर्स्ट सिचुएशन का आपको क्या दे दिया है, टाइम 9 आवर। ठीक है, इफ ही हैज ट्रेवल्ड 8 किलोमीटर पर आवर फास्टर, मतलब गाइस क्वेश्चन बोल रहा है कि फर्स्ट सिचुएशन की उसकी जो भी स्पीड थी उससे अगर वो अपनी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा दे, फास्टर कितने से, 8 किलोमीटर पर आवर फास्टर, यानी सेकंड सिचुएशन की स्पीड कितनी हो जाएंगी, जो फर्स्ट की थी उसमें 8 ऐड कर दो। फर्स्ट की मुझे नहीं पता इसलिए मैंने x ले ली, तो क्या हो गई x प्लस 8। तो डेफिनेटली अगर स्पीड बढ़ी है तो टाइम अब कम लगेगा सेम जर्नी के लिए। तो क्वेश्चन बोल रहा है इट वुड हैव डन द जर्नी इन 6 आवर। तो गाइस जो जर्नी वो 9 घंटे में पूरी करता था, ठीक है, जो जर्नी वो 9 घंटे में पूरी करता था एक्स की स्पीड से, वही अगर अपनी स्पीड वो 8 किलोमीटर पर आवर फास्टर कर ले, फास्टर वर्ड पढ़ो हाँ, नहीं तो मेजोरिटी स्टूडेंट यहाँ S2 8 ले लेते हैं। उसने 8 नहीं बोला है, 8 से ज्यादा, यानी x प्लस 8, जो पुराना था प्लस 8। तो अगर स्पीड बढ़ी है तो ये तो कॉमन सेंस है भाई, अगर जर्नी सेम है, डिस्टेंस इतना ही उसको ट्रैवल करना है, ए से बी दोनों सिचुएशन में, तो डिस्टेंस क्या हुआ, कांस्टेंट। गाइस कॉमन सेंस अप्लाई करो कि अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो जितनी ज़्यादा स्पीड उतना कम टाइम लगेगा, जितनी कम स्पीड उतना ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, इनवर्स। गाइस एक चीज़ याद रखना, डायरेक्ट और इनवर्स आई थॉट आपको पता है, फिर भी एक बार बता दूं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता मतलब क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना मतलब अगर एक फैक्टर बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, उसको डायरेक्ट बोलते हैं। या एक कम हो रहा है तो दूसरा भी कम होता है, उसको डायरेक्ट बोलते हैं। दोनों का साथ में बढ़ना या साथ में कम होना, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट। इनवर्स मतलब क्या, एक के बढ़ने से दूसरे का कम होना, या दूसरे का कम होने से एक का बढ़ना। तो यहाँ पे वही है ना, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है गाइस, तो कॉमन सेंस अप्लाई करो कि जितनी ज्यादा स्पीड होगी उतना कम टाइम लगेगा। देखो उल्टा हो रहा है ना, स्पीड ज्यादा तो टाइम कम लग रहा है, और टाइम कम है, मान लो स्पीड कम है, सॉरी स्पीड कम है तो टाइम ज्यादा लगेगा। स्पीड बढ़ रही है, फटाफट डिस्टेंस, मान लो मेरे को 100 किलोमीटर की जर्नी कवर करनी है, तो मेरी बहुत फास्ट स्पीड है तो कम टाइम लगेगा। बहुत होले होले चल रहा हूँ तो ज़्यादा टाइम लगेगा, इनवर्स। तो यार क्वेश्चन, पूरे क्वेश्चन में सेम जर्नी की बात कर रहा है, ए टू बी। तो इतना तो फिक्स है कि डिस्टेंस क्या हुआ, कांस्टेंट,
और डिस्टेंस जब कांस्टेंट होता है तो स्पीड और टाइम में, कॉमन सेंस से अभी मैंने आपको बताया, स्पीड और टाइम में क्या रिलेशन बनता है, इनवर्स। क्योंकि अगर डिस्टेंस फिक्स है 100 किलोमीटर तो जितनी स्पीड ज़्यादा उतना टाइम कम, जितनी स्पीड होले होले बैलगाड़ी पे तो उतना टाइम ज़्यादा लगेगा। कार से जा रहे हो फटाफट कर लोगे क्योंकि स्पीड ज़्यादा थी, टाइम कम लगा। साइकिल पे जा रहे हो तो ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि स्पीड कम है साइकिल की, टाइम ज़्यादा। ठीक है, तो यस गाइज, तो अब डिस्टेंस कांस्टेंट है, दो सिचुएशन आपके पास है, एक में स्पीड टाइम है, दूसरे में भी स्पीड टाइम है, और दोनों का रिलेशन भी पता है, स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो आप क्या बोल दोगे, S1 बाय S2 इज इक्वल टू T2 बाय T1, इनवर्स है ना, S1 S2 T2 T1। फर्स्ट सिचुएशन का टाइम पहले तो S1, फर्स्ट सिचुएशन की स्पीड हमने x मान ली, सेकंड की स्पीड 8 से ज्यादा यानी x प्लस 8। सेकंड का टाइम 6 घंटे में ही हो गया क्योंकि स्पीड ज्यादा थी, लेकिन फर्स्ट में 9 लगे। तो क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, व्हाट इज द ओरिजिनल स्पीड, ओरिजिनल स्पीड पूछा है, ओरिजिनल स्पीड यानी क्या, फर्स्ट सिचुएशन की, ये ओरिजिनल थी ना, बाद में हमने 8 से बढ़ाई। तो यस, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, प्रोपोर्शन 9 इंटू एक्स 9x, 6 इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेगा, 6 इंटू एक्स 6x प्लस 48 हो गया गई, 6x इधर गया माइनस हुआ, 3x इज 48, तो x क्या हो गया 16, 348 को डिवाइड कर लेगा। वेरिएशन का कंसेप्ट कैसे काम आ गया टाइम स्पीड डिस्टेंस वाले क्वेश्चन पे, हालांकि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला तक हमें यूज नहीं करना पड़ा, पूरी तरह वेरिएशन का क्वेश्चन था, बस डेटा स्पीड के फॉर्म में था, लेकिन डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो कॉमन सेंस स्पीड इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, ये चीज़ आगे भी हम यूज करेंगे जब हम टाइम स्पीड डिस्टेंस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है आपने देख लिया, कोई भी डाउट होगा गाइज एक बार रिवाइज कर लेना वापस से वीडियो। कम ऑन नाउ, 6 men कैन डू द पीस ऑफ वर्क इन 12 days। भाई आदमी है 6 और दिन लग रहे हैं 12, एक काम करने में 6 आदमी को 12 दिन लग रहे हैं। क्वेश्चन बोल रहा है हाउ मेनी मेन आर नीडेड टू डू द वर्क इन 18 days, कितने मेन लगेंगे अगर सेम काम 18 दिन में करना है। गाइस हलवा क्वेश्चन, बट तब जब आपको कंसेप्ट पता है कि जो स्टूडेंट पता है कैसे करते हैं, अच्छा 6 मेन 12 दिन में, तो भाई 18 दिन में कितने मेन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से कर लेते हैं। यार ये गलत हो जाएगा, ये इतना तो वो कितना, यूनिटरी मेथड ये सिर्फ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिए होती है, लेकिन गाइस यहां पर आप मुझे बताओ क्या मेन और डेज ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होते हैं, 12 दिन के लिए 6 मेन तो 18 दिन के लिए कितना, ऐसा मत करना। ठीक है, यूनिटरी मेथड ना, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल के लिए हो जाएगा। आप कॉमन सेंस जैसे पिछले एग्जांपल में स्पीड और टाइम का लगाया था, यहाँ कॉमन सेंस लगाओ, मुझे बताओ अगर मुझे एक काम करवाना है, ये दीवार खड़ी करवानी है मुझे, ठीक है, तो जितने ज्यादा मेन रहेंगे उतना कम दिन लगेगा ना। यार मैन पावर ज्यादा है, फटाफट काम करेंगे, दिन कम लगेंगे, और मैन पावर बहुत ही कम है, तो यार इतने कम लोग कितना काम कर लेंगे ना एक दिन में, तो इतने कम लोग हैं तो वो ज्यादा दिन लेंगे। मतलब समझ रहे हो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ज्यादा मैन पावर आ रही है कम दिन लग रहा है, ठीक है, कम मैन पावर आ रही है ज्यादा दिन लग रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सो मेन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेज, नंबर ऑफ मेन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेज रिक्वायर्ड। जितना ज्यादा मेन उतने कम दिन लगेंगे सेम काम करने में, जितने कम मेन उतना ज्यादा दिन लगेंगे सेम काम करने में, तो काम इज सेम, तो क्या हो जाएगा इनवर्सली M1 बाय M2 इज इक्वल टू सेकंड सिचुएशन का डेज फर्स्ट का अपॉन D1, फर्स्ट का डेज। अभी मैंने बताया था M1 M2 इज इक्वल टू D2 D1, तो M1 कितना 6, M2 हमें निकालना है सेकंड सिचुएशन का, D2 मतलब सेकंड सिचुएशन का डेज, फर्स्ट ये दिए क्वेश्चन है, सेकंड ये दिए, तो वो है 18, और D1 हमें निकालना, D1 दिया है 12। क्लियर है गाइस, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, सबसे पहले तो ये क्या हुआ 6 2 जार 6 3 जार 3 इंटू M2, 6 इंटू 2 12, तो M2 कितना हुआ 4, 4 इज द आंसर। जो काम 6 मेन 12 दिन में कर रहे हैं वही अगर मुझे 18 दिन तक खींचना है तो 4 मेन भी इनफ है, 4 नंबर ऑफ वर्कर्स भी क्या है, इनफ है, क्योंकि मेन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेज। कम ऑन गाइस, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन था जो आपने वेरिएशन से सॉल्व किया। नाउ देखो 30 मेन, मेन कितना 30, वर्किंग 5 hours अ डे कैन डू द वर्क इन 16 days। 30 मेन अगर 16 दिन काम करे, वो भी कैसे, 5 घंटा एवरी डे काम करके, आप इसको एज भी बोल दो चाहे तो, टाइम बोलो या एज बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं एज बोल देता हूँ, चलो आवर्स है इसलिए एज।
तो गाइस फर्स्ट सिचुएशन क्या दिए क्वेश्चन ने, अच्छी से समझो। फर्स्ट सिचुएशन 30 मेन 16 डेज में काम करते हैं, वो भी पर डे 5 आवर्स काम करके। 30 मेन वर्किंग 5 आवर्स अ डे, यानी पर डे 5 आवर्स कैन डू द वर्क इन 16 डेज। इन हाउ मेनी डेज, यानी डेज क्वेश्चन मार्क। सेकंड सिचुएशन में विल 20 मेन, मेन दे दिया है 20, वर्किंग 6 आवर्स अ डे, आवर्स दे दिया है 6, डू द सेम वर्क। और गाइस फर्स्ट सिचुएशन सेकंड सिचुएशन बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह है, बट पिछले क्वेश्चन में सिर्फ मेन डेज था, इस बार क्या है, मेन भी डेज भी आवर्स भी। गाइस अब मेन का रिलेशन डेज से क्या होता है, अभी आपने देखा मेन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेज, तो सेम गाइस मेन इज अगेन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आवर्स। जितने मेन होंगे उतना कम दिन लगेगा, जितने मेन होंगे उतना कम आवर्स काम करना पड़ेगा। समझ रहे हो, इनवर्स प्रोपोर्शनल। कम मेन होंगे ज्यादा दिन लगेंगे, कम मेन होंगे ज्यादा आवर्स काम करना पड़ेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो गाइज ये क्या हुआ, जॉइंट वेरिएशन। एम डी को भी इनवर्स है, एम एच को भी इनवर्स है, तो मैं इन दोनों को छोड़ो, मैं क्या लिख दूंगा, एम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी इंटू एच। दोनों डिनोमिनेटर मर्ज कर दिए। इसका मतलब गाइज अगर मैं इसको मनी मन वी बोल दूं, डी इंटू एच को वी बोल दूं, तो मुझे क्या दिख रहा है, एम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी, मतलब एम वन अपॉन एम टू इज इक्वल टू वी टू अपॉन वी वन। तो एम वन हमें मालूम है, ये एम टू, ठीक है। अब वी टू की वैल्यू मैं रख दूं, तो वी टू की वैल्यू क्या हो जाएगी, देख लो। फाइनल फॉर्मूला क्या हो गया, एम वन बाय एम टू। वी मतलब क्या है, डी एच, लेकिन ये वी टू है, तो ये डी टू एच टू। वी वन यानी डी वन H1। अब इसमें से मुझे क्या क्या पता है, यही चीज मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताई थी ना, तो उसमें से मुझे M1 पता है फर्स्ट सिचुएशन का, M2 पता है, बराबर H1 H2, ठीक है। D1 D2 निकाल लो, सेकंड सिचुएशन के डेज पूछे ना, D2 निकाल लो। बस गाइज फटाफट से वैल्यू रखो, M1 कितना 30, ठीक है, M2 कितना 20। सेकंड सिचुएशन, जब 2 बोल रहा हूँ सेकंड को देखो, 1 बोल रहा हूँ फर्स्ट को। D2 यानी ये हमें निकालना है, H2 6, D1 16 एंड H1 5। तो गाइज अब देख लो, 0 0 कटा, क्या मिला आपको, 3/2 6 D2 एंड 16 इंटू 5 80, ठीक है। अब गाइज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, तो ये क्या हो गया, 6 D2 इंटू 2 कितना हुआ, 12 D2, और 80 इंटू 3 240। तो गाइज 12 ने 240 को डिवाइड किया, 20 इज द आंसर। 12 2 24, 20 इज द आंसर, ऑप्शन बी। टाइम एंड वर्क में आप ऐसे क्वेश्चन देखोगे गाइज, और भी गूगलीज के साथ, लेकिन देखो जो इसकी बेसिक वैरायटी है उसमें आपको टाइम एंड वर्क का टी भी नहीं लगा, डब्ल्यू भी नहीं लगा, आपका काम हो गया सिंपली वेरिएशन टॉपिक से। सिर्फ एक चीज आपको पता चाहिए क्वेश्चन पढ़ के, कि कौन किसको डायरेक्ट है, इनवर्स है, ये कॉमन सेंस। जैसे कि आपने देखा था डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, उसी तरह जितने मेन उतना कम डेज लगेगा, जितने मेन उतने कम आवर्स लगेंगे, दोनों से इनवर्स जॉइंट वेरिएशन। तो ये क्या मिल गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी इंटू एच, जिसको मैंने वी मान लिया। तो एम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी, जिसको हम फॉर्मूला के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, एम बाय एम टू, एम वन बाय एम टू इज इक्वल टू वी टू बाई वी वन। तो वी टू के लिए यहाँ डी टू एच टू लिखा, वी वन के लिए डी वन एच वन, बाकी वैल्यूज रखी, सिर्फ ये मालूम नहीं थी, ये हमें मिल गई आफ्टर सर्टन हलवा वाला कैलकुलेशन। क्लियर है गाइस, चलो बहुत बढ़िया। तो बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर, ठीक है, ध्यान देना। The Howrah Puri Express can move at 45 किलोमीटर पर आवर विदाउट इट्स रेक। समझो इस बात को, अगेन आप टेंशन मत लो, सर आप बीच में कहा टाइम स्पीड डिस्टेंस लेके आए, गाइज बिलीव मी, मैं टाइम स्पीड डिस्टेंस का फॉर्मूला का एफ भी यूज नहीं करूंगा, पूरी तरह वेरिएशन से सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है। तो द हावड़ा पुरी एक्सप्रेस कैन मूव एट 45 किलोमीटर पर आवर विदाउट इट्स रेक। विदाउट इट्स रेक मतलब क्या, उस पर कोई भी भार नहीं है। हावड़ा पुरी एक्सप्रेस ये बिना भार के, बिना बुगीज के, यानी सिर्फ इंजन है ना, उस ट्रेन का सिर्फ इंजन 45 के स्पीड से जाता है। यार सिंपल, अगेन आप कॉमन सेंस अप्लाई करो। आप चल रहे हो चल रहे हो चल रहे हो, ये शानदार दौड़ रहे हो, आपके ऊपर मैंने 1 किलो का वजन डाल दिया, थोड़ी सी स्पीड कम हो जाएगी ना, 4 किलो का डाल दिया और कम, 10 का डाल दिया और कम, 20 का डाल दिया, गिर गए, मतलब आपके स्टेमिना के कैपेसिटी के ऊपर हुआ। सेम उसी तरह गाइस, ये जो एक्सप्रेस है ये 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती है जब उस पर कोई भी भार नहीं, मतलब मैं बोल दूं ये उसकी ओरिजिनल स्पीड है, ये उसकी ओरिजिनल, एस ओ से रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं 45 किलोमीटर पर आवर।
एंड द स्पीड इज डिमिनिश्ड, डिमिनिश मतलब क्या, कम होना, बाय अ कांस्टेंट दैट वेरीज एज, क्या आ गया, वेरिएशन, कि स्पीड का डिमिनिश होना, स्पीड का रिड्यूस होना, डिक्रीज होना, ये वेरी करता है एज द स्क्वायर रूट ऑफ नंबर ऑफ वैगन अटैच। मतलब वो क्या बोल रहा है, स्पीड का डिमिनिश होना, उसी को मैं क्या बोलूंगा, रिडक्शन इन स्पीड। रिडक्शन इन स्पीड ये कैसे वेरी कर रहा है, एज द स्क्वायर रूट ऑफ नंबर ऑफ वैगन्स अटैच, स्क्वायर रूट ऑफ एन। ठीक है, तो गाइस रिडक्शन इन स्पीड ये तो कॉमन सेंस है ना, जितने वैगन बुगीज मैं अटैच करूंगा है ना, उतना वजन ज्यादा आ रहा है, और वजन ज्यादा आ रहा है तो स्पीड क्या होगी, उतनी ज्यादा रिड्यूस होगी। जितना ज्यादा वजन होगा उतनी स्पीड ज्यादा रिड्यूस होगी, जितना कम वजन होगा उतनी स्पीड कम रिड्यूस होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया ना। देखो आप एक चीज को कंफ्यूज मत करना अपने आप से, क्वेश्चन ने स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट एन नहीं बोला है, स्पीड को नहीं बोला है, रिडक्शन इन स्पीड को बोला है, बराबर। द स्पीड इज डिमिनिश्ड बाय द कांस्टेंट, स्पीड का डिमिनिश होना यानी रिडक्शन होना ये वेरी कर रहा है एज द स्क्वायर रूट ऑफ नंबर ऑफ वैगन अटैच, यानी उस इंजन जब उस पर कुछ भी अटैच भार वजन नहीं होता है तो 45 की स्पीड से जाती है, और जैसे मैं उस पर बुगी पे बुगी, बुगी पे बुगी यानी भार देना शुरू करता हूँ, वैगन्स अटैच करना शुरू करता हूँ, तो उसकी स्पीड क्या होती है, डिमिनिश होना स्टार्ट होती है। जितनी वैगन्स अटैच कर रहा हूँ उतनी उसकी स्पीड और रिड्यूस होती जा रही है, जितनी ज्यादा वैगन उतना ज्यादा रिडक्शन हो रहा है, जितनी कम वैगन उतना कम रिडक्शन हो रहा है। तो यस गाइज ये आपको दे दिया है। तो अब मुझे बताओ, ये तो गलत है कि नहीं, रिडक्शन इन स्पीड इज नॉट द स्पीड एक्चुअल। रिडक्शन इन स्पीड को मैं कैसे लिखूंगा, रिडक्शन इन स्पीड को मैं लिखूंगा ओरिजिनल स्पीड माइनस न्यू स्पीड। यस भाई, मेरी पहले स्पीड 45 थी, कुछ वैगन्स अटैच किया, अब मेरी नई स्पीड 20 हो गई है, तो मेरा रिडक्शन कितने से हुआ, 25। ये 25 आपने कैसे निकाला, ओरिजिनल माइनस न्यू। ये क्वेश्चन को अच्छी से समझोगा, इस कैट का क्वेश्चन है, ये कैट लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। तो कैट जैट आईएफटी लेवल का क्वेश्चन, इसको अच्छी से समझो, और आपने सिर्फ बेसिक किया है वेरिएशन को, और उसके दम पे अगर इसको कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो, तो आप सही जा रहे हो। बाकी तो मैंने कहा है पेशेंस रखना है, धीरे धीरे थॉट प्रोसेस डेवलप होगी। तो यस गाइज, रिडक्शन इन स्पीड कैसे निकालोगे, क्या हम ऐसे लिख दे, रिडक्शन इन स्पीड इज एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट एन, नहीं, ये तो स्पीड हुआ। रिडक्शन हुआ कि नहीं ये हमें कब पता चलता है, जब दो स्पीड को हम कंपेयर करते हैं, कि पहले 45 थी अब 30 हुई, हाँ 15 का रिडक्शन हुआ, पहले 50 थी अब 20 हुई, हाँ 30 का रिडक्शन हुआ। यानी रिडक्शन इन स्पीड को मैं कैसे लिखूंगा, ओरिजिनल कोई भी वैगन्स नहीं थे, माइनस न्यू जब एन वैगन्स हुए। ठीक है, तो गाइज ये बना इस पूरे खेल का हमारा फॉर्मूला। इस पूरे खेल का फॉर्मूला क्या बना, S0 माइनस एस एन, ये बना रिडक्शन इन स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट एन। तो गाइज मुझे बताओ, यहां पर आपको आगे क्वेश्चन आपको क्लियर बोल रहा है, स्पीड इज डिमिनिश्ड बाय द स्क्वायर रूट ऑफ द एन। नाउ इफ इट इज नोन दैट विथ 9 वैगन्स द स्पीड इज 30 किलोमीटर पर आवर, तो ओरिजिनल स्पीड ये थी, जैसे मैंने 9 वैगन्स अटैच किए, न्यू स्पीड कितनी बनी, 30 किलोमीटर पर आवर। यानी रिडक्शन कितने की हुई, 45 थी 30 हो गई, यानी 15 का रिडक्शन हुआ ना, बराबर। इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, S0 माइनस एस एन इज इक्वल टू के रूट एन। कॉमन सेंस का क्वेश्चन है गाइस, बने रहो। तो ओरिजिनल स्पीड कितनी थी 45, न्यू 30, यानी रिडक्शन कितना हुआ 15 का। लेकिन ये कब हुआ, ये कब हुआ, जब मैंने 9 वैगन्स अटैच किए, यानी नंबर ऑफ वैगन कितना दे दिया आपको, 9। तो जब नंबर ऑफ वैगन 9 था, तो जो ओरिजिनल स्पीड उसकी 45 थी वो सीधा 30 हो गई, मतलब रिडक्शन हुआ 15 से। के यानी क्या, आपको मालूम है किसी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को आप प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के फॉर्म में लिख सकते हो। तो एक क्वेश्चन हम उससे भी सॉल्व करके दिखा रहा हूँ आपको, के रूट 9, तो रूट 9 क्या हो गया 3, ये हुआ 15 इज इक्वल टू 3 के। तो के की वैल्यू हमें मिल गई 5, जो कि अब फिक्स रहेगी। के की वैल्यू जो हमें मिल गई गाइज, वो क्या रहेगी, अब फिक्स। तो गाइज अब मुझे बताओ, क्वेश्चन आगे आपको बोल रहा है कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ वैगन विथ विच द ट्रेन कैन जस्ट मूव। वो बोल रहा है ऐसा कितना नंबर ऑफ वैगन्स है जिससे ट्रेन चलती रहेगी, जस्ट मूव, भले ही चींटी की चाल क्यों ना चल रही हो, होले होले धीरे धीरे क्यों ना चल रही हो, बट चलती रहेगी। ऐसे नंबर ऑफ वैगन कितने गाइस, जैसे मैंने आपको कहा, आप एकदम तैट आज शान से चल रहे हो, अचानक से 2 किलो वजन डाला, थोड़ी स्पीड कम हुई, 5 किलो पे थोड़ी कम हुई, 10 किलो पे भी आप एकदम ऐसी चींटी की चाल चल रहे हो, 15 पे एकदम रुक गए। मतलब 15 क्या हुआ आपका, वो
जिसमें आप रुक गए। यानी मान लो 14 तक आपकी कैपेसिटी थी, जैसा 15th डाला आप गए ढेर। 14 तक भी आप चल रहे थे, 15 पे पूरा गिर गए, यानी 15 है वो जो आपकी कैपेसिटी के बाहर है। यानी आपका जस्ट मूवमेंट कहाँ तक चला, 14 तक। उसी तरह क्वेश्चन बोल रहा है गाइस कि ऐसे कितने नंबर ऑफ वैगन है जिससे वो ट्रेन जस्ट चलती रहेगी चलती रहेगी। ठीक है, जस्ट मूव, भले ही होले होले क्यों ना हो। तो गाइस वो तो डायरेक्टली हम बता नहीं सकते, तो उसके लिए पता है हमें क्या करना होगा, कॉमन सेंस। इमेजिन करो कि इस फॉर्मूला को हम पहले तो मान ले कि हम इतनी वैगन्स अटैच कर दे जिससे वो ट्रेन बस रुक जाए, स्टॉप हो जाए, उसके कैपेसिटी के बाहर, स्टेमिना के बाहर। ठीक है, यानी उसकी न्यू स्पीड कितनी बन जाए, 0। रुक जाए मतलब क्या, उसकी न्यू स्पीड बन जाए 0। तो गाइज ये फॉर्मूला में अब देखो क्या होगा, ओरिजिनल स्पीड 45 ही है, न्यू स्पीड 0 अगर मुझे करनी है तो के प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जिसकी वैल्यू 5 है, तो कितनी वैगन्स अटैच करनी होगी। अगर मुझे उसकी, गाइज पहले सिचुएशन से आप क्या समझे कि अगर ओरिजिनल स्पीड से 45 से अगर मुझे 30 करनी है उसकी न्यू स्पीड, तो 9 वैगन्स अटैच करना है। लेकिन इस बार मुझे 30 नहीं करना है, इस बार मुझे 0 कर देना है। तो कितनी वैगन्स अटैच करूंगा, तो यार के की वैल्यू 5, ये रूट n, तो 5 इधर आया, टेकिंग स्क्वायर रूट स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो स्क्वायर क्या हो गया इसका, रूट स्क्वायर कैंसिल, तो n, और ये 81। तो गाइज ये 81 मतलब क्या है, ऑप्शन में 81 दिख रहा है, क्या आप उस पर टिक कर दोगे, गलती से भी ये गलती मत करना, ये 81 ऑप्शन में होना है बहुत बड़ा धोखा है। 81 पे उसकी स्पीड 0 हो रही है, क्वेश्चन ने आपको 0 स्पीड पूछा ही नहीं है। क्वेश्चन ठीक से पढ़ो गाइस, क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ वैगन विथ विच इंजन जस्ट मूव, द शो मस्ट गो ऑन, इंजन चलते रहना चाहिए। तो गाइस अगर 81 पे वो रुक रहा है, यानी उसकी कैपेसिटी कितनी थी, 80। तो 80 शुड बी आंसर। 80 है वो नंबर ऑफ वैगन जिससे इंजन चल रहा है चल रहा है चल रहा है। 81 पे तो रुक गया, बट क्वेश्चन को चलते रहना चाहिए ऐसा पूछा था, तो 80 इज द आंसर। 80 तक है उसका स्टेमिना जिससे इंजन चलते रहेगा, 81 पे रुक गया, खेल खत्म। तो 80 इज द फाइनल कैपेसिटी। चमका गई पूरी तरह। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत इजी था, वेरिएशन का ही था, कोई टाइम स्पीड डिस्टेंस का कोई रोल फॉर्मूला यूज नहीं हुआ यहाँ पे। सिर्फ बोल दिया था कि स्पीड का डिमिनिश यानी रिडक्शन इन स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ एन। जब उस पर कोई भी भार नहीं तब उसकी ओरिजिनल स्पीड 45 है, लेकिन जैसे उस पर हम 9 वैगन्स अटैच करते यानी एन इज इक्वल टू 9, उसकी न्यू स्पीड 30 हो जाती है। तो फॉर्मूला में रिडक्शन कितने से हुआ, 45 माइनस 30 15 से, लेकिन कितने से, 9 वैगन से, तो रूट एन। तो उससे हमें क्या मिला, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के। तो न्यू केस क्वेश्चन ने आपको थोड़ा सा, मैंने कहा ना ये कैट जैट आईएफटी लेवल का है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड तो होगा नहीं, तो उसने थोड़ा घुमा कर दिया है कि बताओ अगर मुझे इंजन को जस्ट चलते रहना चाहिए, इस पोजीशन पे आए, मतलब बस रुके ना, चलते रहना चाहिए, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ वैगन अटैच, मैक्सिमम। वैसे तो 70 पे भी चल रहा है, 60 पे भी चल रहा है, लेकिन क्वेश्चन के इस वर्ड पे भी फोकस करो, ग्रेटेस्ट नंबर। तो मैंने माना यार ग्रेटेस्ट मैं कब तक करता रहूँ, 50 पे ट्रायल एरर करूंगा, 60 पे करूंगा, 70 तक करूंगा, दिन निकल जाएगा। तो मैंने ऐसी स्पीड पहले निकालना सही समझा जिसपे, मतलब ऐसे नंबर ऑफ वैगन्स को निकालना सही समझा जिसपे इंजन रुक जाए। यानी ओरिजिनल स्पीड जिसकी 45 थी उसकी न्यू स्पीड कितनी बने, 0। यानी 45 से 0 सीधा डिक्रीज कितने से हुआ, डिमिनिश रिडक्शन हुआ 45 से। ऐसे कितने नंबर ऑफ वैगन से, के तो पता था, वो मिल गया 81। तो 81 पे अगर रुक रहा है तो उसका ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ वैगन जिससे वो चलता रहेगा वो कितना आया, 80। ठीक है गाइस, तो यार दिस इज ऑल अबाउट टूडेज सेशन। पार्टनरशिप वेरिएशन धांसू तरीके से पूरे सेशन नोट्स को रिवाइज करना, डीपीपी सॉल्व करना, और मिलेंगे इतने ही जोश जुनून के साथ नेक्स्ट सेशन में। लेकिन गाइस अगेन बोलूंगा, पेशेंस को रखना, कनेक्टिविटी अगेन एक दूसरे से आपकी हमारी, साथ ही में एक जो आपका कंसिस्टेंसी है प्रैक्टिस की, सेशन को अटेंड करने की, उसको ब्रेक मत होने देना। ब्रेन को वो आदत डालना ही मत कि चलो यार आज लेक्चर अटेंड नहीं करते चल जाएगा, नहीं करना है यार। अगर इतनी कंपटीशन से निपटना है, आउट ऑफ द वे जाना है, भीड़ को पीछे छोड़ना है, तो उतना आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेना होगा, क्योंकि भाई जो सफ़र है वो लंबा है। ठीक है, तो फोड़ेंगे यार। ठीक है, ऑल द बेस्ट, डू वेल, चक दे फट्टे, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय।